गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? चैट नहीं चल रहा है? चैट नहीं चल रहा है? मेरी आवाज आ रही है? ऑल क्लियर? प्लीज राइट ऑन चैट। मैं आपका चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा हूं किसी टेक्निकल कारण से। मैं आपका चैट बॉक्स नहीं देख पा रहा हूं। टेक्निकल टीम चैट शुरू करे। टेक्निकल टीम चैट दिखाएं। एक बॉक्स दिखना शुरू हो गया। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जय श्री राम, राधे राधे। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्या हाल है? पढ़ाई चल रही है, नहीं चल रही है? बच्चा पार्टी, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आपकी पढ़ाई चल रही है, नहीं चल रही है? आपने रिवीजन किया है? कल मैंने जो आप लोगों को कहा था कि क्लास के साथ आप आफ्टर क्लास एक बार नोट्स को देख लो जो हमने पढ़ाया है। दूसरा, आपको नोट्स मिला? कुछ मैंने आप लोगों को भेजा है पीडीएफ जो आने वाला है। अभी तक तो मैं लिखवा रहा हूं। जो पीडीएफ आने वाला है उसका पीडीएफ आप लोगों को मिल गया। नोट्स मिल गया तो यस लिखें। नोट्स मिल गया तो यस लिखें। यस, 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 यस। नॉर्थ ईस्ट वाला पीडीएफ नहीं आया। नॉर्थ ईस्ट भी भेज दिया है बच्चा। आज कोई पीडीएफ मिला है या नहीं मिला है? मेरे हर प्रश्न का उत्तर दीजिए। आज कोई पीडीएफ मिला है या नहीं मिला है? लिखिए टुडे यस। अब मैं समझ जाऊंगा क्योंकि कई बार कई संदर्भ में यस आ रहा है। टुडे यस, टुडे यस, टुडे वाई चलेगा। टुडे वाई, टुडे वाई। आज कोई पीडीएफ आपको मिला है? टुडे वाई, टुडे वाई, टुडे वाई, टुडे वाई। यस सर, टुडे यस, टुडे यस। एक बॉक्स में आ गया टुडे यस, दूसरे में भी आ गया टुडे यस। अब मेरा ये प्रश्न खत्म होता है। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट का जो मैंने पहले आपको पढ़ाया था उसका पीडीएफ मैं करीब 10 दिन पहले दे दिया था। वो पीडीएफ आपको मिल गया है या नहीं मिला है? लिखिए NES, NES। दोनों बॉक्स से एक बच्चे का भी आ जाएगा तो मैं समझ जाऊंगा। NES, नॉर्थ ईस्ट यस, NES। आप लिखेंगे तो मुझे भी कंफर्म रहेगा, मेरे ध्यान में रहेगा क्या देना है क्या नहीं देना है। NES। मेरे बच्चे कह रहे होंगे सर क्या करवा रहे हैं? टुडे यस, NES, NES,
NES, NES आ गया, NES। तो चैट बॉक्स पे हमारे बच्चों ने लिख दिया कि नॉर्थ ईस्ट का PDF भी उनको भेजा जा चुका है और आज भी एक PDF उनको भेजा गया है जिस पर कि अभी क्लास चल रहा है। ये क्लास का PDF होगा और उसी के हिसाब से हम चलेंगे। और मैंने बार बार एक निवेदन किया है बच्चा कि उस PDF को आप प्रिंट निकाल के क्लास करो, उस पर टिक लगाओ या फिर अपने नोट्स में उस PDF को लिखते चलो। लिखे हुए तो इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा। जो क्लास में करवा रहा हूं PDF में यदि करवाया तो वहां पर अपने कॉपी में उसी फ्रेम में आप PDF की कॉपी कर लो, नोट्स आपका तैयार हो जाएगा। PDF का मतलब है कि थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी करना हम लोगों के लिए जरूरी है। केवल इंडियन सोसाइटी ही नहीं पढ़ना है आप लोगों को, बाकी सेगमेंट भी बहुत सारे पढ़ने हैं आप लोग, ठीक है। और वो पढ़ने पड़ेंगे बच्चा, अनावश्यक मोटिवेशन मैं नहीं देता। मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं और आपको पढ़ने के लिए कहता हूं। और मैंने बार बार कहा है कि पढ़ने से ही आप परीक्षा पास करेंगे। मेरा शुरू से ही एक लाइन रहा है कि पढ़ के ही आप 10th में 98% ला सकते हैं, पढ़ के ही आप 12 में 98%, 99% ला सकते हैं, पढ़ के ही जेई मेंस और नीट क्वालिफाई कर सकते हैं, पढ़ के ही PCS और IAS का एग्जाम भी आप पास कर सकते हैं। उसके सिवा कोई विकल्प नहीं। कोई कहता है हम ट्रिक बताते हैं, कहीं कोई ट्रिक नहीं बच्चा। पढ़ लोगे तो जो ट्रिक हम तुम्हें बताएंगे ना, वो ट्रिक तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। और वो जो ट्रिक भी कारगर तभी होगा जब तुम्हारा पढ़ाई होगा, वो ट्रिक भी कारगर तभी होगा जब तुम्हारा एक लेवल आए। इस मामले में मैं थोड़ा बुरा टीचर हूं, पढ़ने को कहता हूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे टीचर खोजते हैं जो कहे कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा विद्वान नहीं बनना है, ज्ञानी नहीं बनना है, यार परीक्षा क्रैक करना है, एग्जाम क्रैक करना है, एग्जाम क्रैक करना है, विद्वान थोड़ी बनना है, प्रोफेसर थोड़ी बनना है। बस ये पढ़ो और एग्जाम क्रैक कर जाओगे। नो बच्चा, मैं यहां खड़ा हूं, मेरे ऊपर अगर ट्रस्ट कर सकते हो तो मेरी बात को हमेशा गांठ मान लो कि पढ़ने के सिवा और कोई विकल्प नहीं, और पढ़ के ही आप सफल होोगे, ठीक है। ये एक सच्चाई है। इसलिए मैं जब भी आता हूं, जहां भी अपने बच्चों को, चाहे वो ऑप्शनल हो, चाहे वो, हम लोगों ने यहाँ के कुछ आकस्मिक कारणों से ऑप्शनल को कैंसिल किया है। ऑप्शनल का एक अगला डेट, हमारा आज से सोशियोलॉजी ऑप्शनल शुरू होने वाला था, तो आपको डेट अनाउंस कर दिया जाएगा, आपके ऐप पर भी चला जाएगा, ठीक है। कहीं पर भी कोई भी चीज हो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए आप पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग। डन। हम लोग भारत में सांप्रदायिकता को पढ़ रहे थे। हम लोगों ने 2-3 अवधारणाओं को फोकस किया था कि किसी भी व्यक्ति में अपने धर्म से, धार्मिक मान्यताओं से लगाव की भावना को धार्मिकता कहते हैं, रिलीजियसिटी कहते हैं। और अन्य धर्म के मानने वाले लोगों के प्रति धार्मिक आधार पर, धार्मिक संदर्भ में विश्वास, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा की भावना को सांप्रदायिकता। धार्मिकता अलग है और सांप्रदायिकता अलग है। और सांप्रदायिकता एक नकारात्मक भाव है, कहीं ना कहीं कुछ पाने की लालसा में उत्पन्न होती, पाने की लालसा में उत्पन्न होती है। जब दो धार्मिक समुदाय एक जगह रहते हैं और कुछ पाने के लिए, राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए, कुछ चीजों को पाने के लिए, जब उनमें एक प्रतिस्पर्धा उभर करके सामने आती है, तो कहीं ना कहीं यही प्रतिस्पर्धा कई बार ईर्ष्या और द्वेष में तब्दील हो जाती है। या कुछ लोग इसको ईर्ष्या द्वेष में, यानी सांप्रदायिकता में तब्दील कर देते। या दो धार्मिक समुदायों के बीच अगर विषमता हो, एक आगे हो और एक पीछे हो,
कहीं ना कहीं जो तुलनात्मक अभाव बोध होता है ना बच्चा, वो भी उनके प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना को भर देता, जन्म देता। कई बार राजनीतिक दल भी अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए इसको उत्पन्न करते हैं, कई बार विदेशी शक्तियां भी अपने स्वार्थ। तो सांप्रदायिकता के उद्भव के लिए कई कारण रिस्पॉन्सिबल है। बट सांप्रदायिकता का मतलब हुआ कि दूसरे धर्म के लोगों के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना। धार्मिक संदर्भ में ईर्ष्या द्वेष की भावना, वो मुस्लिम है इसलिए। अब आप कहोगे कि सर आप कह रहे हैं कि उसके पास ज्यादा विकसित है और हम कम विकसित है, इसलिए ईर्ष्या द्वेष। ईर्ष्या द्वेष सांप्रदायिकता का ये एक कारण हो सकता है। आर्थिक विषमता, तुलनात्मक अभावबोध, राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने की होड़ एक कारण हो सकता है। विदेशी शक्तियों की भूमिका एक कारण हो सकता है। परंतु सांप्रदायिकता का अर्थ यही है कि वो मुस्लिम है इसलिए हम उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव रखते हैं। उसके पीछे कई कारण है, कोई हमें भड़का रहा है, कुछ विदेशी शक्तियां भड़का रही है, या कहीं ना कहीं उससे हम कुछ मामलों में कम पा रहे हैं। उसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है। तुलनात्मक अभावबोध, सापेक्षिक वंचन, रिलेटिव डिप्राइवेशन, यही है बच्चा। ये सांप्रदायिकता और कॉन्फ्लिक्ट जब बढ़ा है, विषमता बढ़ी है, तुलनात्मक अभावबोध बढ़ा है, तो इस सांप्रदायिकता की समस्या और ज्यादा बढ़ी है। इसलिए हम लोगों ने कहा कि सांप्रदायिकता एक आधुनिक घटना है और भारतीय समाज के लिए भी यह एक प्रमुख समस्या के रूप में उभर कर सामने आई है। फिर हमने भारतीय समाज पर इसके दुष्परिणामों की चर्चा की, फिर भारत में इस सांप्रदायिकता के उद्भव के लिए उत्तरदायी कारणों की चर्चा की कि भारत में सांप्रदायिकता के उद्भव और विकास के लिए कौन कौन से कारण जिम्मेदार रहे हैं। और अब हमारा अगला डायमेंशन है जो आपके सामने है, और मेरे ख्याल से हम लोगों ने इसको ई के अंतर्गत रखा था। ओके, भारत में सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए किए गए प्रयास। ठीक है, सोचो सबसे पहले भारत में सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए किए गए प्रयास। बच्चा, सबसे पहले सांप्रदायिकता अंग्रेजी शासन काल में ही आनी शुरू हो गई थी और सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम हमें दिखने लगे थे। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ, सांप्रदायिकता के कारण लाखों लोग मारे गए, सांप्रदायिक दंगा हुआ, लाखों लोग मारे गए। सरकार समझ चुकी थी कि इस तरह की समस्याएं गंभीर है और इसको रोका जाना चाहिए। और कहीं न कहीं आजादी के बाद हमने भारत को एक सेकुलर स्टेट के रूप में स्वीकार किया, ये भी एक उपाय है। ये भी एक उपाय है। इंडिया एक सेकुलर स्टेट होगा का मतलब ही है कि राज्य के लिए सभी धर्म समान होंगे, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्म के लोग साथ रहेंगे, सर्वधर्म समभाव होगा राज्य का। क्या आपको नहीं लगता है कि यह कदम सांप्रदायिकता को रोकने के लिए उठाया गया? ये कदम भी कहीं ना कहीं भारत में सांप्रदायिकता को रोकती है। तो पहला प्रयास, पहला उपाय तो हम यही दिखाएंगे बच्चा। दूसरा उपाय सोचो क्या हो सकता है। भारत एक सेकुलर स्टेट होगा, भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन भारत एक समतामूलक समाज के निर्माण की प्रक्रिया में जो समाज का कमजोर तबका होगा ना, उसके लिए विशेष प्रयास करेगा। और समतामूलक समाज के निर्माण के लिए भारत का कमजोर तबका कौन? महिलाएं। हमारी सरकार ने महिलाओं पर फोकस करके कई विशेष योजनाएं बनाई। कमजोर तबका कौन? अनुसूचित जातियां, जनजातियां। हमारी सरकार इन पर फोकस्ड होकर के कई स्पेशल प्रयास करती है ताकि इनको मुख्य धारा में शामिल किया जा सके, एक समतामूलक समाज की स्थापना की जा सके। कमजोर तबका कौन?
माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक। हमारे संविधान में प्रावधान किया गया और हमारे संविधान में प्रावधान का परिणाम है बच्चा कि 90 के दशक में हमने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम के तहत भारत में अल्पसंख्यकों को परिभाषित किया और उन अल्पसंख्यकों की पहचान करके उनके लिए सरकार ने ढेर सारी योजनाएं शुरू की, कार्यक्रम शुरू किए। अब जो सरकार अल्पसंख्यकों के लिए विशेष संरक्षण का प्रयास कर रही है, कई जगहों पर तो आरक्षण दिया गया, हालांकि इस आरक्षण को संविधान सम्मत नहीं माना जाता है, बट एक वेलफेयर स्टेट के रूप में सरकार माइनॉरिटी क्लास के लिए बहुत काम कर रही है। उनके लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है, उनके लिए शिक्षा विकास की योजनाएं चला रही है, उनके रोजगार सृजन के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रही है। क्या सरकार का यह प्रयास सांप्रदायिकता को रोकने की दिशा में नहीं है? उनका राष्ट्रवाद की भावना विकसित होगी, उनको लगेगा कि हम इस देश के नागरिक हैं और ये देश हम लोगों के लिए स्पेशल कर रहा है। और जब राष्ट्रवाद प्रबल होगा तो हम हिंदू हम मुस्लिम का भाव कमजोर होगा। धार्मिक निर्जातीयता, टेक्निकल वर्ड अगर हम यूज करें तो रिलीजियस एथनिसिटी कमजोर होगी, धार्मिक निर्जातीयता कमजोर होगी, और धार्मिक निर्जातीयता जब कमजोर होगी तो निश्चित तौर पर धर्म के आधार पर ईर्ष्या द्वेष का भाव कमजोर होगा। ये भी एक कदम है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक कदम भी हमने उठाया। आजादी के बाद जब कुछ दंगे हुए तो 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन किया गया। 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया, जो अल्पसंख्यकों के विकास पर निगरानी रखेगा। उनका विकास कैसे हो, किस रूप में हो, इसके लिए सरकार को सुझाव देगा, उनकी शिकायतों की जांच करवाएगा। मतलब उनको संरक्षण देने के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। ये भी अल्पसंख्यकों के विकास के लिए प्रयास है। और भारत में अल्पसंख्यकों के लिए विकास के पास, वो भी धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए, कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के उन्मूलन के लिए प्रयास में भी गिनती किया जाएगा। छिहत्तर में हमने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए 7 सूत्री कार्यक्रम चलाया, उनका क्रियान्वयन किया। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कई एनजीओ इस दिशा में काम कर रहे हैं। आज के डेट में कई गैर सरकारी संगठन सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए काम कर रहे हैं। इन गैर सरकारी संगठनों के नेतृत्व में दोनों, अगर कहीं पर मुस्लिम बहुल इलाका है वहां हिंदू है, या हिंदू बहुल इलाका है वहां मुस्लिम है, जहां दोनों रह रहे हैं वहां पर ऐसे एनजीओ दोनों समुदाय के लोगों को जोड़ती है, समूह बनाती है। जब कभी भी तनाव की स्थिति होती है ना, तो 30-40 लोगों का ग्रुप पूरे हर मोहल्ले में घूम घूम कर सबको शांत रहने के लिए निर्देश देते हैं और आपस में सद्भाव बनाने के लिए प्रयास करते हैं। समय समय पर न्यायालय ने भी निर्देश दिए हैं। मैंने अभी बताया मीडिया को न्यायालय ने निर्देश दिया था, गुजरात की कहानी हमने बताई, याद होगा। मीडिया इस तरह की चीजों को न परोसे, इस तरह की चीजों को न रखे, मीडिया को नियंत्रित किया गया है। अगर कहीं पर कोई 2 सांप्रदायिक समूह या सांप्रदायिक दंगा होता है, दंगे में मारे जाते हैं, तो मीडिया नहीं छापती है कि मेरठ में दंगा हुआ और 20 मुस्लिम मारे गए, या हिंदुओं की भीड़ ने 20 मुस्लिमों को मारा, या मुस्लिमों की भीड़ ने 20 हिंदुओं को मारा। ये नहीं लिखा जाता है। ये कानून के द्वारा रेगुलेट किया गया है, कंट्रोल किया गया है मीडिया को। मीडिया बस यही लिखेगी कि 2 समुदायों के बीच झड़प, जिसमें एक समुदाय के 20 लोग मारे गए, दैट्स ऑल, 8 लोग घायल हुए, समुदाय का नाम नहीं लिख सकती है मीडिया। तो ये सब भी मीडिया को कंट्रोल करना भी कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता उन्मूलन के दिशा में किए गए प्रयास, ठीक है। और फिर कारण को दूर कर दो तो हो जाएगा सुझाव। तो 2 डायमेंशन है बच्चा। प्रयास पे बहुत ज्यादा प्रश्न नहीं बनेगा, मैंने पहले भी कहा था, बट प्रयास को हम लिख लेते हैं। पहला प्रयास लिखो, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद भारत के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य की घोषणा, सेकुलर स्टेट की घोषणा।
सेकंड पॉइंट, अल्पसंख्यकों को विशेष संरक्षण एवं सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनके विकास हेतु प्रयास। उनके विकास हेतु प्रयास। तीसरा पॉइंट, 2 पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, उन्नीस सौ 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद एवं 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन। 1992 में 1992 नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन। ये सब कुछ डिटेल मैं आपको पढ़ा चुका हूं सोशल जस्टिस में। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या है, इसके क्या फंक्शन है, सारी चीजें। फोर्थ पॉइंट, 1976 में राष्ट्रीय एकीकरण हेतु गठित कार्यदल द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव के लिए सात सूत्री कार्यक्रम एवं उनका क्रियान्वयन। 7 सूत्री कार्यक्रम एवं उनका क्रियान्वयन। पांचवा पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ आपने लिख लिया। फिफ्थ, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं एवं एनजीओ, कुछ एनजीओ का नाम है जैसे अखंड भारत, विश्व शांति आदि, द्वारा इस दिशा में किए गए प्रयास। और 6 पॉइंट, समय समय पर इस दिशा में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश और कानून द्वारा मीडिया को नियंत्रित करने का प्रयास। मीडिया को नियंत्रित करने का प्रयास। अगर किए गए प्रयास आ जाए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। सुझाव हमारा अगला डायमेंशन है बच्चा, ABCDEF। लिखिए, भारत में सांप्रदायिकता को रोकने हेतु सुझाव।
सांप्रदायिकता को रोकने हेतु सुझाव। सांप्रदायिकता को रोकने हेतु सुझाव। क्लियर? सांप्रदायिकता है क्या बच्चा? धार्मिक संदर्भ में ईर्ष्या द्वेष की भावना, राइट? धार्मिक संदर्भ में तो विद्वानों का कहना है कि यदि हमारी सोच जितना ज्यादा तार्किक वैज्ञानिक होगी ना, सांप्रदायिकता कम होगी। मतलब जितना अधिक से अधिक आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करके लोगों की सोच को तार्किक और वैज्ञानिक बनाया जाएगा, इंडिविजुअल लेवल पर जब हमारी सोच तार्किक और वैज्ञानिक होगी, हम धार्मिक संदर्भ में किसी से ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं रखेंगे। आर्थिक संदर्भ में रख सकते हैं, कुछ और संदर्भ में रखेंगे, धार्मिक संदर्भ में ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रखेंगे। अगर समाज शिक्षित है, यानी एक धर्मनिरपेक्ष समाज का निर्माण जितना अधिक से अधिक होगा, जितना अधिक से अधिक होगा, सांप्रदायिकता की संभावना उतना ही कम होगा। और धर्मनिरपेक्ष समाज का निर्माण कैसे होगा? आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार द्वारा होगा। एक सेकुलर स्टेट का निर्माण में आज के डेट में सोशल मीडिया, एनजीओ और यूथ का रोल भी बहुत बढ़ गया है। तो हम पहला पॉइंट यही लिखेंगे बच्चा, पहला सुझाव लिखिए, आधुनिक शिक्षा के नंबर वन आधुनिक शिक्षा के प्रसार को तीव्र करके धर्मनिरपेक्षता को, सेकुलरिज्म को एक मजबूत विचारधारा के रूप में स्थापित किया। आधुनिक शिक्षा के प्रसार को तीव्र करके धर्मनिरपेक्षता को एक मजबूत विचारधारा के रूप में स्थापित किया जाए। और इस दिशा में केवल आधुनिक शिक्षा का प्रसार और शिक्षण संस्थान से नहीं होगा बच्चा, इस दिशा में कार्य करने हेतु मीडिया में सभी मीडिया, एनजीओ एवं युवाओं को प्रोत्साहित किया जाए, युवाओं को प्रोत्साहित किया जाए। पहला सुझाव हमारा यही है। चलो, एक तरफ हम आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करके युवाओं को, मीडिया को, यूथ को, सबको साथ लेकर उनको मोटिवेट करके उनके सहयोग से भारत के लोगों की सोच को तार्किक और वैज्ञानिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार कर रही है आजादी के बाद। इसको हमने सुझाव में दे दिया कि और किया जाए, क्योंकि 76-77 साल बीत चुका है बच्चा। भारत की जनता अभी पूरी तरह से आधुनिक सोच वाली नहीं हुई है। आज भी उनके जेहन में परंपरागत धार्मिक मान्यताएं और अंधविश्वास विद्यमान है। ये जब तक रहेंगे सांप्रदायिकता खत्म नहीं होगा। पहला सुझाव हमारा यही होगा। दूसरा, सांप्रदायिकता में एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव रखते हैं। बच्चा, ऐसा तब होता है ना जब दूर दूर रहते। हमारा हिंदू का मोहल्ला अलग हो और मुस्लिमों का मोहल्ला अलग, तो सांप्रदायिकता के बढ़ने की संभावना ज्यादा होगी। और एक ही मोहल्ले में सबको कर दिया जाए तो सांप्रदायिकता के बढ़ने की संभावना कम होगी। एक ही बिल्डिंग में फ्लैट बांट दिया जाए तो सांप्रदायिकता की संभावनाएं और कम हो जाएगी। और एक ही घर में, एक ही किचन में सब बना के खाने लगे तो सांप्रदायिकता की भावना और कम हो जाएगी। संभावना साथ रहने से भी बच्चा
प्यार मोहब्बत बढ़ता है, और दूर रहने से संशय की संभावना बढ़ती है, ईर्ष्या द्वेष की संभावना बढ़ती है। ये एक फॉर्मूला है, एक फैक्ट है। कई जगहों पर जाति और प्रजातीय आधार पर ईर्ष्या द्वेष का भाव है। उसको जातिवाद कहो या उसको सांप्रदायिकता कहो, बृहद अर्थों में मैंने कहा था सांप्रदायिकता यही है। और इस तरह की चीजों के उन्मूलन के लिए मैंने जो कहा, बच्चा ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है सिंगापुर में, ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है, अमेरिका में ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया है कई जगहों पर। अमेरिका में ब्लैक और व्हाइट के बीच में इस तरह के डिस्टेंस है, श्वेत और अश्वेत के बीच में, श्वेत और अश्वेत के बीच में दंगा होता रहता है। सरकारों ने क्या किया है कि जहां पर भी कोई बिल्डर कोई बिल्डिंग बना रहा होता है, आवासीय कॉलोनी बना रहा होता है, तो फिक्स कर दिया गया है कि उसमें उसको % फ्लैट, अगर 100 फ्लैट है तो उसमें से 30-40 जो भी फ्लैट उनको अश्वेत को ही बेचना, उनके लिए रिजर्व रखना है। अब पूछो ऐसा से क्या फायदा कि श्वेत अश्वेत को साथ रखा जाए, अलग अलग नहीं रखा जाए। एक ही अपार्टमेंट में अगर 100 फ्लैट है और उसमें से 30-40 अश्वेत और श्वेत मिलके रहेंगे ना, तो दूरियां कम होगी, नजदीकियां बढ़ेगी, और सामुदायिक या सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ेगा, सामुदायिक सद्भाव बढ़ेगा, सांप्रदायिकता कम होगी। भारत के कंटेस्ट में इसी संदर्भ में एक सुझाव दिया जाता है, और ये सुझाव दिया जाता है, सरकार इस पर काम भी कर रही है, कि धार्मिक समूहों के मध्य जो गैप है उसको खत्म किया जाए, इनके मध्य के सांस्कृतिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित किया जाए, इन लोगों को एक दूसरे के निकट लाया जाए। अगर कोई एनजीओ है, एनजीओ कोई अगर एक मुशायरा कराना चाहती है, मुशायरा और साथ साथ कवि सम्मेलन, दोनों, एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के मनोरंजन का कार्यक्रम भी हो रहा हो और हिंदू कम्युनिटी के मनोरंजन का कार्यक्रम भी हो रहा हो, और ऑडियंस हिंदू मुस्लिम साथ में आके देख रहा हो, प्रस्तुत करता हिंदू मुस्लिम दोनों साथ में हो, ये दोनों समुदायों को निकट लाने का एक बहुत बेहतरीन तरीका है। और ऐसा कार्यक्रम का आयोजन करने वाले को आज के डेट में गवर्नमेंट फंडिंग करती है, क्योंकि गवर्नमेंट का भी फॉर्मूला है कि ऐसे समूहों के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाया जाए। सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ाने से दोनों एक दूसरे के निकट आएंगे, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना प्रबल होगी, हम सब एक है की भावना प्रबल होगी, और हम हिंदू हम मुस्लिम की भावना कमजोर, सांप्रदायिकता। तो बात समझ में आ गई होगी। समझते हुए दूसरे पॉइंट को लिखो, सभी धार्मिक समूहों के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान द्वारा उनको एक दूसरे के निकट लाया जाए, उनको एक दूसरे के निकट लाया जाए। और उनमें राष्ट्रवाद की भावना या हम सब एक है की भावना का विकास किया जाए। राष्ट्रवाद की भावना या हम सब एक है की भावना का विकास किया जाए। ये बच्चा एक बेसिक सुझाव है जो आप दे सकते हैं। रही बात बाकी सुझाव की, तो जो कारण है उसको दूर कर दोगे तो सुझाव हो गया। जो व्यक्ति सांप्रदायिक मानसिकता रखता है, वो पूजा पाठ नहीं करता लेकिन सांप्रदायिक सोच रखता है, द्वेष निगेटिव अप्रोच रखता है, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे नेताओं को, ऐसे दलों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, ऐसे धार्मिक संगठनों पर और दलों को पहचान किया जाए, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। यह भी एक सुझाव हो सकता है। भारत में कई बार सांप्रदायिकता में पुलिस और मिलिट्री और जुडिशियरी का रोल भी रहा है। जुडिशियरी का रोल तो नहीं रहा, लेकिन पुलिस मिलिट्री का रोल रहा है कई जगहों पर। अगर भारत में सांप्रदायिकता को कम करना है,
दोनों समुदायों के मध्य परस्पर विश्वास को फिर से कायम करना है, जो विश्वास खत्म हो चुका है। हिंदुओं को मुस्लिमों पर भरोसा खत्म हो गया है, मुस्लिमों को हिंदुओं पर भरोसा खत्म हो गया है। आज मुस्लिम मोहल्ले में जहां खाली मुस्लिम ही रहते हैं, अगर हिंदू को कह दिया जाए कि जाओ रात में वहीं रात बिता लो, अगर कोई उसका मुस्लिम मित्र कहे कि यार रात भर को, उसके मन में 1% के लिए ही सही हो सकता है मन को झटक दे, कहे नहीं यार ऐसा नहीं है, रात में रुक जाए। लेकिन रात में रुकने के लिए वो कहेगा तो उसके मन में एक डर का भाव आएगा। क्यों आ रहा है भाव? जो पूरे भारत में सांप्रदायिकता का माहौल बना है, इस माहौल के कारण वो डर का भाव उसके मन में आया, वो रुक गया। मित्र के यहां भरोसा है उसको अपने मित्र पर, बट 1 मिनट के लिए खटका आया। एक खटका क्यों आया? एक मुस्लिम को कठोर हिंदुओं के मोहल्ले में रुकने के लिए कह दिया जाए कि रात में ही रुक जाओ, ऐसा क्यों? तो ये जो परस्पर अविश्वास है, इसको विश्वास के रूप में कायम करना होगा, और इसको कायम करने के लिए हमारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों को भी तटस्थ होना होगा, पुलिस पर भरोसा हो, पुलिस को तटस्थ होना होगा, सक्रिय होना होगा, न्यायालयी व्यवस्था को सक्रिय होना होगा, संवेदनशील होना होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुझाव सच्चर कमेटी का सुझाव। याद करो, मैं सच्चर कमेटी के पूरे रिपोर्ट को आपको पढ़ा चुका हूं सोशल जस्टिस में। जिनको नहीं पढ़ाया हूं उनको पढ़ाऊंगा, वहां वाले कंटेंट को यहां उठा करके ले आओ। सच्चर कमेटी का यह सुझाव है भारत में सांप्रदायिकता पर नियंत्रण के लिए। और एक और कारण हम लोगों ने पहचान किया था, सोशल मीडिया, मीडिया की नकारात्मक भूमिका। याद करो, एक सुझाव देना होगा कि इनको रेगुलेट किया जाए। अगर अफवाहों पर नियंत्रण स्थापित करना है तो मीडिया को रेगुलेट किया जाए, सोशल मीडिया को रेगुलेट किया जाए। सोशल मीडिया को यूज करके कोई अगर अफवाह फैलाना चाहता है और समाज में सामुदायिक सौहार्दता को कमजोर करना चाहता है, सांप्रदायिकता को फैलाना चाहता है, तो मीडिया को एक डर होना चाहिए कि हमें रोका जा सकता है, हमें बैन किया जा सकता है, हमें प्रतिबंधित किया जा सकता है। जब उसको डर होगा तो या मीडिया पर इस तरह की अफवाह फैलाने वालों को भी रोकना चाहिए। सिचुएशन को ये पैनिक कर देते हैं, इमोशन में लोग नहीं समझ पाते। कई बार तो अनजाने में भी लोग अफवाह फैला देते हैं, वो सांप्रदायिक नहीं है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। कल अभी परसों तरसों जो घटना घटी हुई है बच्चा राजेंद्र नगर में, तो 3 बच्चे हमारे मर गए। अगर आप बड़ा रेशनली सोचोगे तो बड़ा अटपटा टाइप का सब कुछ हो रहा, बड़ा अटपटा टाइप का सब कुछ हो रहा। जो बच्चे हमारे मर गए उनके प्रति हम सबकी, आपकी, हमारी सबकी संवेदना हो। हमारे बच्चे हो सकते और वो अच्छे घर के बच्चे हैं। दिल्ली में कोई आईएएस की कोचिंग करने के लिए आया है, गरीब घर का बच्चा नहीं है। उनके माँ बाप भी अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में वो पढ़ रहा है बच्चा, इंग्लिश मीडियम की कोचिंग कर रहा था बच्चा, अच्छी खासी फी पे करके आया था बच्चा, वो गरीब बच्चा नहीं है। ये भी नहीं कह सकते हो कि सर आपका बेटा होता तो ऐसा कैसे करता। हमारा बेटा भी होता तो हमारा बेटा भी मर सकता, हमारा बेटा भी कोटा कोचिंग करने जाता। एक उदाहरण दे रहे। बच्चा कल रात को मैं 1.5 घंटा 5 साल पहले गुजरात में सूरत में एक कोचिंग में आग लगी थी। कोचिंग का नाम था तक्षशिला। तक्षशिला में भीषण आग लगी और 22 छात्र मारे गए। पूरे भारत में हंगामा मचा। आप समझ सकते हो 22 छात्र। अभी यहां तो 1-2 का बात हुआ, ये ज्यादा दिन की बात नहीं है। जैसे लगा कि अब देश में पूरा कानून व्यवस्था लागू हो जाएगा, सब कुछ उसी तरह हुआ। उस समय तो 10 दिन जो न्यूज चला सबने देखा। क्या आज उससे संबंधित किसी न्यूज को आपने देखने की कोशिश की? 5 साल पहले जो तक्षशिला में आग लगा था, आज क्या हुआ है? फिर से बच्चा, सब कुछ वैसे ही चल रहा, सब कुछ वैसे ही चल रहा। जब तक मीडिया को
कोई नया न्यूज नहीं मिलेगा, यही चलाएगी। आज उसको नया न्यूज मिला, सारे मीडिया वाले दौड़ के फिर उसी की तरफ भाग जाएंगे। कहां 3 मरे बच्चे, कोई संवेदना नहीं, कोई मतलब नहीं। आश्चर्य, सब उसी न्यूज को सरकार एकदम से सख्त हो गई, नाला जाम था, पूरा बारिश हुआ और पूरा वाटर लाइन ब्लॉकिंग हो गया, पानी भर गया। न्यूज में सुन रहे होंगे कि कई बार नाला को जाम को खत्म करने के लिए कई बार कंप्लेन किया गया कि नाला की सफाई की जाए, सफाई की जाए, किसी के कान में जू नहीं रहेंगे। नाला जाम हुआ तब तो ये दुर्घटना घटी। तो क्या नाला साफ करने वाले की जिम्मेदारी जिनकी है, उन अधिकारियों को जेल नहीं भेजना चाहिए? भेजना चाहिए। और उस अधिकारियों में भी गाज नीचे वाले पे ही क्यों गिरे? जो वहां का डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हो, लेवल तक हो, जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल, उसको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देखिए पूरा सिस्टम सुधर जाएगा। जो कोचिंग वाली इलीगल तरीके से उसमें चला रहा था, उसको भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन कोई आज नहीं चला रहा था। जब सुनते हो ना, ऐसे हजारों यहां चल रहे हैं, हजारों चल रहे हैं। लीगल और इलीगल का बाउंड्री क्या है, और उस लीगल और इलीगल पर कितने हमारे समाज के लोग सख्त हैं और प्रशासन सख्त है। आप सड़क पर जाते हो, दोनों तरफ ठेला लेकर के लोग बेच रहे होते हैं। इट्स इंक्रोचमेंट, इट्स इंक्रोचमेंट। बेचने वाले हमारे ही बीच के लोग हैं, खरीदने वाले हमारे ही बीच के लोग हैं, और उन पर निगाह रखने वालों की जिनकी जिम्मेदारी है, वो उनसे पैसा लेते हैं, बांध रखे, वो उनसे पैसा लेते हैं, वो उनकी रोजी रोटी है, वही उनकी ऊपरी कमाई है सैलरी के अलावा। और अगर उनके कारण कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर शुरू हो जाता है नैतिकता का पाठ पढ़ाना, लंबा लंबा भाषण देना, शामिल लोगों को दंडित करना। एक पूरा सिस्टम है जो ऐसे ही चल रहा है बच्चा। यहां दिल्ली में 80% बिल्डिंग को फायर एनओसी नहीं है, और फायर एनओसी नहीं मिलेगा। आप कहते हो कि लोग फायर एनओसी क्यों नहीं कोचिंग वाले ले लेते? अरे कोचिंग वाले लेने को तैयार है। कोचिंग वाले के पास इतना पैसा है कि वो फायर एनओसी ले ले और फायर के जो नॉर्म्स है उसको पूरा कर ले। छत के ऊपर स्प्रिंकलर लगाना होता है, वो लगवा लेंगे। कितना लगेगा यार? 5-10 लाख रुपया लगेगा। ऐसा भी नहीं कर सकते हो कि कोचिंग वाले वो देने को तैयार नहीं। नो, फैक्ट ये नहीं है। बहुत सारे उलझे हुए फैक्ट हैं, और इसके लिए सरकार रिस्पॉन्सिबल है। कहीं कोई ध्यान नहीं। पहला फायर नॉर्म्स जो बना उसके हिसाब से बिल्डिंग बना। उस समय फायर नॉर्म्स था कि एक सीढ़ी की चौड़ाई 3.5 फीट होनी चाहिए, क्योंकि उस समय दिल्ली उतना रस नहीं था। 2021 में फायर का नया नियम आया, क्योंकि दिल्ली में भीड़ भाड़ बढ़ गया था कि किसी भी बिल्डिंग में ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियों की चौड़ाई 4 फीट से कम नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है। 3 एंट्री एग्जिट होनी चाहिए, अच्छी बात है। पहले एक ही था, इस साइज का एक होना चाहिए। तो पहले एक ही था कि इस साइज का एक होना चाहिए, उसके हिसाब से बिल्डिंग बन गई। जब 2021 में नया नियम बनाया गया बच्चा, तो 2 काम करना चाहिए था। या तो फिर पुराने बिल्डिंग को पूरा तोड़ करके फिर से बिल्डिंग बनवाइए, जो पॉसिबल नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। नहीं तो फिर ये नियम में ढील दीजिए कि जो पुराने बिल्डिंग बन चुके हैं 2021 के पहले, उस पर ये नियम हूबहू लागू नहीं होगा। ये नियम उसके बाद के बनने वाले बिल्डिंग पर लागू होगा, और ये नियम उसके पहले बनने वाले बिल्डिंग जो है उसको थोड़ा सा रेशनलाइज किया जाए कि ये प्रिकॉशन जो पॉसिबल है। पूरा बिल्डिंग ध्वस्त करना संभव नहीं है, तो 80% दिल्ली की बिल्डिंग तोड़नी पड़ेगी।
नए फायर नॉर्म्स के अनुसार अगर चलाया जाए तो पॉसिबल नहीं है बच्चा, कोई इस बात को समझने को तैयार नहीं है। कभी कोचिंग को फायर का एनओसी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि नियम है कि 8 फीट, और 8 फीट कैसे होगा, 4 फीट का सीढ़ी कैसे होगा। सीढ़ी का कमरा ही बनवाया गया बिल्डिंग उस हिसाब से, 7-7.5 फीट का चौड़ाई का सीढ़ी का कमरा है। अब उस सीढ़ी के कमरे को तो तुम 9-10 फीट नहीं ना कर सकते, अगर पॉसिबल होता तो बढ़ाया जा सकता था। बहुत सारे टेक्निकल और लीगल मामले फंसे हुए हैं, यही कारण है कि इसका सॉल्यूशन नहीं है। और फिर गाड़ी जैसे चल रही है आराम भरोसे, जहां जिसकी सेटिंग हो गई उसी हिसाब से गाड़ी चल रही है। इस तरह की हादसा है, एक्सीडेंट है, और इस तरह के हादसे या एक्सीडेंट पर यह कोशिश होनी चाहिए कि फ्यूचर में चीजें दोहराई नहीं जाए और बाकी जगहों पर चीजों को सिस्टमेटिक करने का प्रयास किया जाए। और ये सिस्टमेटिक सभी मिलकर ही कर सकते हैं, सभी मिलकर कर सकते हैं बच्चा। जिस चौराहे पर ट्रैफिक नियम पालन कराने वाला नहीं होता है, वहां सभी ट्रैफिक नियमों को ध्यान में नहीं रखते। बहुत सारे आप सब नियम तोड़ते हो, हम सब नियम तोड़ते। ऐसी जगह पर जहां चौराहा है, रेड लाइट ग्रीन लाइट है, लेकिन कोई है नहीं, सब जा रहे हैं रेड लाइट को तोड़ तोड़ करके। आप भी को भी जाना पड़ेगा, आप रुक जाओगे तो पता चला 1 घंटे वहीं रुके रहोगे। तो जैसा पूरा सिस्टम बन जाता है, सब उसी सिस्टम में अपने को ढाल लेते हैं, क्योंकि फिर दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है बच्चा। मेरा एक छात्र IRS है, कस्टम में एज ए डिप्टी DC ज्वाइन किया था मुंबई में। कस्टम समझते हो? मैंने पूछा कि बाहर से जो भी शिप पे आता है सामान, कैसे आप लोग पास करते? वो बोला कि कुछ नहीं, सबके फिक्स है, पैसे दे दिए जाते हैं, सब साइन कर दिया जाता है, पास हो जाता है। हमने कहा कि उसी में किसी दूसरे देश से हथियार रख के चला आया तो कैसे चेक करोगे? नहीं चेक हो सकता है, पॉसिबल नहीं। हमने कहा कैसे पॉसिबल नहीं है? उसने कहा कि एक दिन में इतने ज्यादा कंटेनर आते हैं कि सारे कंटेनर को, ये नियम के तहत नियम है कि सब कंटेनर चेक करके कंटेनर के मालिक को दिया जाए। हम यहाँ के कंटेनर, हम यहाँ के आदमी हैं, हमने अमेरिका से कोई सामान मंगवाया, वहां से सामान कंटेनर पे आ गया, हमारा आदमी जाकर के, हम जाकर के वहां से उसकी डिलीवरी ले लेंगे। नियम है कि जब आया तो हर कंटेनर चेक करके ही डिलीवरी दिया जाए। लेकिन इतना ज्यादा मात्रा में कंटेनर आता है कि प्रत्येक कंटेनर को अगर चेक करके दिया जाए तो आज का कंटेनर जो आया है वो डिलीवरी जिसको देना है उसको देते देते 1 महीना लग जाएगा। स्टाफ नहीं है, सिस्टम नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इससे कंटेनर चेक नहीं किया जाता है और फिर जी जैसे है। फिर मैंने पूछा कि अचानक पता चलता है कि कोई जहाज में पकड़ा गया, कंटेनर में कोई गलत चीज, हथियार, ड्रग्स, ये कैसे पकड़ा जाता है? उसने कहा सूचना, अगर कोई सूचना मिल जाती है तो हम लोग जाकर के पकड़ लेते, पता चलता है कि इस कंटेनर में कुछ गड़बड़ चीजें आ रही है। अगर सूचना हमारे पास नहीं हो तो पकड़े जाने का कहीं कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि सारे कंटेनर चेक करना संभव नहीं है, इसलिए चेक नहीं किए जाते हैं। एक सिस्टम बना हुआ, हर जगह बच्चा एक सिस्टम बन जाता है। जब दुर्घटना घटित होती है तो सब जागते हैं, फिर सब अपने अपने काम में लग जाते हैं। ये दुखद है, ये दुखद है। देख लो न्यूज सूरत का, अब लेटेस्ट बहुत सारी चीजें, कुछ कुछ आर्टिकल, कुछ कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी कि जैसा सिस्टम था वैसा चल रहा था। 22 छात्र मारे गए थे। यूट्यूब पर पड़ा हुआ उस समय का वीडियो देखो, एकदम लोग जल जल के गिर रहे थे, बच्चे 4th फ्लोर से। ये आपदाएं हैं, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, दुर्भाग्य है। सब कुछ ठीक है, लेकिन अब रही बात मीडिया, तो परसों मैंने देखा कि एक बच्ची यूट्यूब पर ला के बोल रही थी। पूछा यूट्यूब वाले ने या जो भी चैनल वाले ने कि कितने लोग मरे हैं,
छुपाई जा रही है। मुझे मतलब बोला आपके पास क्या है प्रूफ, आप कैसे जानती है? मेरे पास प्रमाण है कि 20 से 25 लोग मरे हैं, प्रूफ है मेरे पास, 20 से 25 लोग मरे हैं। दिस इज द वर्ड, प्रूफ है मेरे पास कि 20 से 25 लोग मरे हैं, प्रूफ है मेरे पास कि 20 से 25 लोग मरे हैं, प्रूफ है मेरे पास कि 20 से 25 लोग मरे हैं। अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें कॉन्फिडेंटली करता है तो क्या ये सिचुएशन को पैनिक नहीं कर सकता है? चलो, ये बच्चे थे, किसी कम्युनिटी से नहीं थे, लेकिन अगर इसी तरह से सोशल मीडिया पे कोई कहे कि प्रूफ है मेरे पास कि मुस्लिमों ने 20 हिंदुओं को मार डाला है, प्रूफ है मेरे पास कि मुस्लिमों ने एक दंगे में 20 हिंदुओं को मार डाला है, या हिंदुओं ने 20 मुस्लिमों को मार डाला है, ये सांप्रदायिकता को घटाएगा या बढ़ाएगा? कहीं ना कहीं मीडिया पे कंट्रोल होना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि कुछ भी बोले, और जब हम कुछ भी बोलने जाते हैं बच्चा, तो हमें नहीं समझ में आता है कि इसका कहां कहां हम नुकसान पहुंचा दे रहे हैं। अगर 25 बच्चे तो नहीं मरे, अगर ये प्रमाणित नहीं हुआ कि 25 बच्चे नहीं मरे, तो इस तरह के स्टेटमेंट देने वाले को जेल भेज देना चाहिए। कुछ भी बोलोगे मीडिया के सामने। जो चीजें घटित हो रही है बच्चा, ये नहीं है। और खास करके आज सोशल मीडिया के दौर में, इसलिए हर चीज में, हर अच्छे में सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबल है, और हर बुरे में भी सोशल मीडिया रिस्पॉन्सिबल है। सोशल मीडिया को अगर सही तरीके से यूटिलाइज किया जाए तो बहुत सारे इसके लाभ कमाए जा सकते हैं और बहुत सारे हानियों से बचा जा सकता है। इसलिए एक सुझाव हमने दिया है बच्चा आपका, कि सोशल मीडिया को भी रेगुलेट किया जाना चाहिए, कंट्रोल किया जाना चाहिए, नियमित किया जाना चाहिए। ठीक है, आप लिखते जाइए। तीसरा, पहला है हमारा, आपने लिख दिया है, धर्मनिरपेक्षता को एक मजबूत विचारधारा के, आधुनिक शिक्षा के प्रचार प्रसार द्वारा धर्मनिरपेक्षता को एक मजबूत विचारधारा के रूप में स्थापित किया जाए और इस दिशा में कार्य करने हेतु मीडिया, एनजीओ और यूथ को प्रोत्साहन दिया जाए। दूसरा है, सभी धार्मिक समूहों के मध्य सांस्कृतिक आदान प्रदान द्वारा उनको एक दूसरे के निकट लाया जाए और उनमें राष्ट्रवाद या हम सब एक है की भावना का विकास किया जाए। तीसरा, सांप्रदायिक मानसिकता रखने वाले व्यक्ति, नेताओं एवं दलों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। फोर्थ पॉइंट, या फोर्थ पॉइंट को इसी में दे दो, और ऐसे धार्मिक संगठनों एवं दलों की पहचान कर उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। चौथा, दोष निवारक उपाय, जैसे पुलिस, मिलिट्री, कई जगहों पर सेना को भी कटघरे में खड़ा किया जाता है। कश्मीर में मिलिट्री तथा न्याय व्यवस्था को तटस्थ, सक्रिय एवं संवेदनशील बनाया जाए। ब्रैकेट में सच्चर कमिटी,
5वां पॉइंट, अफवाहों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए सोशल मीडिया को नियंत्रित किया जाए। सोशल मीडिया को नियंत्रित किया जाए। राइट। एक और सुझाव लिख लो, समझाने की जरूरत नहीं है। 6 नंबर पॉइंट, अल्पसंख्यकों विशेष रूप से मुस्लिमों के सामाजिक एवं शैक्षणिक समस्याओं का समाधान किया जाए। सामाजिक एवं शैक्षणिक समस्याओं का समाधान किया जाए। सचर कमेटी की रिपोर्ट है बच्चा कि मुस्लिम अल्पसंख्यक भारत का सबसे पिछड़ा समुदाय है। सामाजिक रूप से भी पिछड़ा है, मतलब उनमें परंपरा के प्रति कट्टरता, धर्म के प्रति कट्टरता ज्यादा है। शैक्षिक रूप से भी पिछड़ा हुआ है, उनमें आधुनिक शिक्षा का प्रचार प्रसार का स्तर बहुत ही निम्नतर है। मैंने आपको पढ़ाया है अल्पसंख्यकों में ये सारी चीजें। और तीसरा, आर्थिक रूप से भी पिछड़ा हुआ। जब तक ये सब चीजें उनमें विकसित नहीं होगी बच्चा, सोचने वाली बात है ना कि मुस्लिम ही में ही धार्मिक कट्टरता ज्यादा क्यों है, हिंदुओं में क्यों नहीं। भारत के मुस्लिम बच्चा, ध्यान रखना, वो क्यों है। सच्चर कमेटी ने कहा कि सबसे पिछड़ा समुदाय है। इस पर मैं डिस्कशन कर चुका हूं आपको सोशल जस्टिस में। बट ये सोचने वाली बात है कि 47 में पूरा भारत आजाद हुआ, आजादी के 77 वर्ष बीत गए और अल्पसंख्यक मुस्लिम सबसे पिछड़ा समुदाय के रूप में रह गया। क्यों, वाई, क्या कारण है। और अगर हम इसके कारणों की बात करते हैं, सोचते हैं, तो पाते हैं कि भारत में मुस्लिम थे कौन। आजादी के पहले भी मुस्लिम क्या अमीर थे? उत्तर है नहीं, मुट्ठी भर ही अमीर थे। भारत में 95% धर्मांतरित मुसलमान, एग्री हो? तो 95% जो धर्मांतरित मुसलमान है, ज्यादातर ये ऊंची जातियों से धर्मांतरित थे, ज्यादातर, या निम्नतर दलित जातियों से? उत्तर है निम्न जातियों से ज्यादातर धर्मांतरित थे। टोटल अगर धर्मांतरित मुस्लिमों की बात करें तो मुट्ठी भर ही थे जो ऊंची जातियों से धर्मांतरित हुए थे, ज्यादातर। और ये हिंदू थे तब भी गरीब थे। तो टोटल जो मुस्लिम कम्युनिटी का पॉपुलेशन बना उसमें गरीब का परसेंटेज ज्यादा रहा, क्योंकि हिंदू के गरीब ही इधर चले आए। अंग्रेजी शासनकाल के पहले भी हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम एक पिछड़ा समुदाय था, और आजादी के बाद भी 77 वर्ष बीतने के बाद भी हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम समुदाय एक पिछड़ा समुदाय है। और जब तक वो पिछड़ा रहेगा, तुलनात्मक अभाव बोध, मैंने अभी कहा, सांप्रदायिकता के उद्भव का कारण शक्ति संघर्ष हो सकता है, तुलनात्मक अभाव बोध हो सकता है, विदेशी शक्तियों की भूमिका हो सकती है, राजनीतिक दलों का नकारात्मक, बहुत सारी चीजें, कट्टरपंथियों की भूमिका हो सकती है, कट्टरतावाद हो सकता है, कई कारण हो सकते हैं। तो पिछड़ापन भी अगर भारत में सांप्रदायिकता का कारण है तो उनके विकास को तीव्र किया जाए और उनके पिछड़ापन की समस्या को दूर किया जाए। सामाजिक और लिखो, धार्मिक अल्पसंख्यकों विशेष रूप से मुस्लिमों की सामाजिक एवं शैक्षिक समस्याओं का समाधान किया जाए। और ये 6 नंबर था, एक नंबर हम लोगों ने मिस किया है, हम किया है। और 7 नंबर है बहुसंख्यकों को, ये लास्ट पॉइंट है बच्चा, लास्ट पॉइंट है। इस पर सेपरेट प्रश्न बन सकता है, ध्यान देना। अल्पसंख्यकों का विकास से जोड़ के प्रश्न बन सकता है। इस पर अफवाहों पर, सोशल मीडिया पर जोड़ के प्रश्न बन सकता है, अलग अलग। इस पर प्रश्न नहीं बनेगा। मानसिकता रखने वाले पर प्रश्न नहीं बनेगा। सांस्कृतिक आदान प्रदान द्वारा, ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना से जोड़ करके एक प्रश्न बन सकता है सांप्रदायिकता को,
और यहां पर धर्मनिरपेक्षता से जोड़ करके तो बिल्कुल प्रश्न बनेगा, क्योंकि सेकुलरिज्म आपके सिलेबस में है, तो सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म दोनों है, दोनों को इंटीग्रेट करके प्रश्न बनेगा। हिस्ट्री में नेशनलिज्म आपको पढ़ना है, नेशनलिज्म से कम्युनिज्म को जोड़ करके प्रश्न बनेगा, ध्यान रखना, इसलिए मैंने स्टार बना दिया। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियां जो है, इससे जोड़ करके भी प्रश्न बन सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा सोशल मीडिया से जोड़ करके प्रश्न बनने की संभावना है, इसलिए मैंने यहां पर स्टार बना दिया। अल्पसंख्यक विकास, सोशल जस्टिस में आपको पढ़ना है, सोशल जस्टिस के माइनॉरिटी डेवलपमेंट से जोड़ करके कम्युनिज्म को जोड़ करके प्रश्न बनाया जा सकता है। भारत में मुस्लिम एक सर्वाधिक पिछड़ा समुदाय है, या अल्पसंख्यकों के विकास सांप्रदायिकता के आंदोलन में कहां तक कारगर हो सकती है, कि हेड या टेल के रूप में क्वेश्चन डाल सकता। और एक सातवां है, बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों के प्रति, यहां हिंदू बहुसंख्यक समुदाय है, मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय। मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है, कई हिंदू बच्चों को, मैं भी हिंदू हूं, मैच वैच के समय गद्दार कहीं के जिस थाली में खाते थे उसी थाली में छेद करते, या कुछ इस तरह का कमेंट पास करते हो, एक नेगेटिव मुस्लिमों के प्रति सोच रखते हो। और सबसे आश्चर्य की बात है कि मुस्लिम कम्युनिटी के प्रति हमारे कुछ हिंदू बच्चे नकारात्मक सोच रखकर अपने को वो देशभक्त समझते हैं। हम देशभक्त हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। वो ये नहीं समझ पाते हैं कि उस पर कमेंट करके उन्होंने देशद्रोह का काम किया। एक हिंदू अगर एक मुस्लिम पर कमेंट करता है तो ये देशद्रोह है। अब पूछोगे कैसे देशद्रोह है? अगर इस तरह से हिंदू कमेंट करते रहे तो जो मुस्लिम लोग, हिंदुओं में और मुस्लिमों में दोनों में कुछ गलत लोग हैं, कट्टरपंथी लोग हैं, जो अपने स्वार्थों को सिद्ध करने के लिए इस तरह की चीजों को हवा देते हैं, दोनों कम्युनिटी में, और दोनों में अच्छे लोग भी, दोनों कम्युनिटी में अच्छे लोग हैं। हमें किसी कम्युनिटी को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहिए, हमें व्यक्ति को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। अगर कोई मुस्लिम गलत है वो गलत है, कोई हिंदू गलत है वो गलत है, सांप्रदायिकता को फैला रहा है वो गलत है। लेकिन जब हम किसी समूह को कटघरे में खड़ा करते और समूह के आधार पर किसी को हम किसी पर इल्जाम लगाते हैं, कमेंट करते हैं, हम उस व्यक्ति को हर्ट करते हैं। जैसे ही वो दुखी होता है हमारे व्यवहार से, वो अपने को राष्ट्रवादी समझना चाहता है, उसके अंदर एक द्वंद्व है, वो राष्ट्रवादी है, वो भारत से प्रेम करता है, लेकिन वो लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। भारत के लोग उस पर विश्वास नहीं करते, भारत के लोग उस पर भरोसा नहीं करते, भारत के लोग उसे देशद्रोही मान रहे हैं। जब वो दुखी हो जाता है, जब वो खिन्न हो जाता है, तो हमारी भारत विरोधी शक्तियां तो ऑलरेडी खड़ी है, हमारे ऐसे ही युवाओं को बरगलाने के लिए खड़ी है, हमारे ऐसे ही युवाओं को भारत के विरुद्ध यूज करने के लिए खड़ी है। पटाख से वो आगे आती है और कहती है कि हम कहते थे ना भारत भारतीय भारतीय कर रहे हो, अरे हम लोग मुस्लिम हैं, जय इस्लाम, ये भारत कभी तुम्हारे अपने नहीं होंगे, ये हिंदू कभी तुम्हारे अपने नहीं होंगे, बांध लो बम, उड़ा डालो भारत को। एक बात बताओ कि हमने अगर किसी मुस्लिम पर इस तरह का कमेंट करके भारत के पक्ष में काम किया, भारत की एकता अखंडता के पक्ष में काम किया या विरोध में काम किया, हमने एक भारतीय को मुस्लिम बना दिया, हमने एक इंडियन को मुस्लिम बना दिया। वो पहले इंडियन था फिर मुस्लिम था, लेकिन हमने कहा तुम इंडियन नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, तुम मुस्लिम हो, मुस्लिम कहीं के, मुस्लिम हो, मुस्लिम कहीं के, कह के हमने इंडियन को मुस्लिम बना दिया, इंडियन को मुस्लिम बना दिया, इंडियन को मुस्लिम बना दिया। उनकी फौज बनती चली गई और विदेशी शक्तियां बहुत धड़ल्ले से उनको यूज कर रही है, हमारे खिलाफ उनको यूज कर रही है। आज
भारत की सांप्रदायिकता की समस्या की सच्चाई यही है। आंतरिक सुरक्षा हम लोगों को पढ़ना है। मैंने वहां पर काफी चर्चा की कि किस तरीके से हमारे यहां के ही लोगों को टेररिज्म में यूज किया जाता है। हमने आपको रिपोर्ट का भी हवाला दिया था कि रिपोर्ट है इस्लामिक स्टेट का, भारत के गरीब मुस्लिमों को टारगेट किया जाए, बांग्लादेशी मुस्लिमों को टारगेट किया जाए जो भारत में रह रहे हैं, वो आसानी से उनको हम यूज कर सकते हैं, उनको फंडिंग किया जाए। तो एक सजेशन हमारा रहेगा कि जो बहुसंख्यक समुदाय है, हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदू अभिभावक है, गार्जियन है, उसको गार्जियन की भूमिका निभानी चाहिए। घर का बच्चा अगर बिगड़ जाता है तो कहीं ना कहीं गार्जियन के गार्जियनशिप में दोष होता है। बच्चा बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका निर्वहन हेतु प्रेरित किया जाए। बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों के प्रति उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका निर्वहन हेतु प्रेरित किया जाए। एक सजेशन, लास्ट सजेशन है, हम एक रिस्पॉन्सिबल भूमिका निभानी चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा, आपको कन्विंस किया, आपको समझाया कि क्या हकीकत है, और हमें इस तरह की हकीकत में इमोशन को केवल केंद्र में रख करके कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं करना चाहिए और कोई भी एक्ट नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा तर्कसंगत होना चाहिए, स्थिति की संवेदनशीलता को समझना चाहिए और तब कोई स्टेटमेंट देना चाहिए, तब कोई एक्ट करना चाहिए। मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया कि 20-25 लड़के मर गए हैं, चलेगा बच्चा? ये है सुझाव। चूंकि मैं कम्युनिज्म पे ज्यादा आपको समय लिया, ज्यादा मैंने आपको इस पर बहुत सारे डायमेंशन पे चर्चा की, इसलिए चर्चा की क्योंकि ये आपका कोर टॉपिक है और इससे काफी डेप्थ में सवाल पूछे जाएंगे। सेकुलरिज्म पे डेप्थ में सवाल रहेंगे, कम्युनिज्म पे डेप्थ में सवाल रहेंगे। ये कुछ संभावित प्रश्नों को हम लोग लिखते हैं बच्चा। पहला, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, पहले सीधे सीधे लिख देते हैं। भारत में सांप्रदायिकता की समस्या को दर्शाइए। फुल स्टॉप। इसने किस प्रकार सामाजिक सौहार्दता को कमजोर किया है? स्पष्ट कीजिए। इसने किस प्रकार सामाजिक सौहार्दता को कमजोर किया है? स्पष्ट कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सांप्रदायिकता के धर्मनिरपेक्षता विरोधी रूपों की चर्चा कीजिए। और भारत में धर्मनिरपेक्षता को सफल बनाने हेतु उपाय सुझाइए। सफल बनाने हेतु उपाय सुझाइए। दो क्वेश्चन आपके सामने है, अभी अभी हमने लिख पाया। पहला क्वेश्चन सीधा है और पहला क्वेश्चन एक ही डायमेंशन पे है। हमारे पास डायमेंशन है भारत में सांप्रदायिकता का अर्थ, धार्मिकता सांप्रदायिकता से अंतर, भारत में सांप्रदायिकता का स्वरूप, भारत में सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम, भारत में सांप्रदायिकता के कारण, भारत में सांप्रदायिकता उन्मूलन हेतु किए गए प्रयास और भारत में सांप्रदायिकता उन्मूलन के लिए सुझाव। इतने डायमेंशन मैंने अलग अलग पॉइंट में आपको समझा दिया। ये दुष्परिणाम से जुड़ा हुआ प्रश्न है। भारत में सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम, दुष्परिणाम मतलब समस्या, और क्वेश्चन यही है, भारत में सांप्रदायिकता की समस्या को दर्शाइए। यहां पर हम दुष्परिणामों की चर्चा करते हैं और उसमें एक टिल लगा है क्वेश्चन में बच्चा। टिल देखो क्या लगा है, उसमें से समस्या में से या दुष्परिणाम में से एक दुष्परिणाम को अलग से फोकस कर दिया। इसने किस प्रकार सामाजिक सौहार्दता को कमजोर किया है, सामुदायिक सौहार्दता को कमजोर किया।
और जब सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम लिख रहे थे तो हम लोगों ने एक लिखा था कि इसने दो धार्मिक समुदायों के मध्य संघर्ष को जन्म देकर सामुदायिक सौहार्दता को कमजोर किया। दुष्परिणामों में से एक दुष्परिणाम था। हम पूरा दुष्परिणाम लिखेंगे और इस एक दुष्परिणाम पर फोकस्ड हो जाएंगे, डिटेल लिखेंगे। क्लियर? सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम लिखेंगे और एक दुष्परिणाम जो हमारे क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में है, इस पर फोकस्ड होकर हम डिटेल लिखेंगे। डन? दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरे क्वेश्चन में बच्चा सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता को क्लब करके क्वेश्चन पूछा गया। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता को क्लब करके क्वेश्चन पूछा गया। सांप्रदायिकता का जब हम दुष्परिणाम लिख रहे थे तो उस दुष्परिणामों में क्या था? इसने धर्मनिरपेक्षता को कमजोर किया, धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया को बाधित किया। भारतीय समाज में बढ़ रही सांप्रदायिकता ने धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया को बाधित किया है, एक धर्मनिरपेक्ष आधुनिक समाज के निर्माण की प्रक्रिया को बाधित किया है। ये सांप्रदायिकता का धर्मनिरपेक्षता विरोधी रूप है। प्रश्न है, भारत में सांप्रदायिकता के धर्मनिरपेक्षता विरोधी रूपों की चर्चा कीजिए कि कैसे भारत में सांप्रदायिकता ने धर्मनिरपेक्षता को कमजोर किया है, धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया को। क्लियर? और फिर धर्मनिरपेक्षता पर सवाल आ गया। भारत में धर्मनिरपेक्षता को सफल बनाने हेतु उपाय सुझाइए। और जब धर्मनिरपेक्षता का टॉपिक हम पढ़ रहे थे तो हमारा लास्ट टॉपिक क्या था? लास्ट टॉपिक था कि भारत में धर्मनिरपेक्षता को सफल बनाने हेतु सुझाव। ये दोनों के लिए टॉपिक है। वहां पर हम पढ़े हैं भारत में धर्मनिरपेक्षता की चुनौतियां, और चुनौतियां में एक चुनौती दी है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता भारत में धर्मनिरपेक्षता की चुनौतियां हैं। सांप्रदायिकता ने भारत में धर्मनिरपेक्षता को बाधित किया है। सांप्रदायिकता ने भारत में धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया को बाधित किया है। भारत में सांप्रदायिकता के धर्मनिरपेक्षता विरोधी रूपों की चर्चा कीजिए और भारत में धर्मनिरपेक्षता को सफल बनाने हेतु उपाय सुझाइए। आ गया ना एक क्वेश्चन धर्मनिरपेक्षता का, एक सेकुलरिज्म का क्वेश्चन बन गया। ऐसे क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन आप लिखिए। मैंने जहां जहां स्टार बनाया है ना बच्चा, वहां से मेन क्वेश्चन फोकस कर देता हूं और एक क्वेश्चन ग्लोबलाइजेशन से भी जोड़ करके मैं दे देता हूं। भारत में सांप्रदायिकता के उन्मूलन हेतु किए गए प्रयासों की समीक्षा कीजिए। भारत में सांप्रदायिकता के उन्मूलन हेतु किए गए प्रयासों की समीक्षा कीजिए। और इस दिशा में उपयुक्त सुझाव दीजिए। और इस दिशा में उपयुक्त सुझाव दीजिए। ये आपका दो डायमेंशन है इस प्रश्न में। एक धर्मनिरपेक्षता के उन्मूलन हेतु किए गए प्रयास हम लोग कर चुके हैं, और फिर सुझाव वो भी हम लोग कर चुके हैं। सीधे सीधे क्वेश्चन है, कहीं इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में सांप्रदायिकता के उद्भव एवं विकास हेतु, उद्भव एवं विकास में वैश्वीकरण की भूमिका पर चर्चा कीजिए। वैश्वीकरण की भूमिका, ग्लोबलाइजेशन से जोड़कर मैंने एक प्रश्न बना दिया। वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव, कहीं भी पूछेगा बच्चा, ध्यान रखना। भारत में सांप्रदायिकता के उद्भव और विकास में वैश्वीकरण की भूमिका पर चर्चा कीजिए कि कैसे वैश्वीकरण की भूमिका ने वैश्वीकरण ने भारतीय अर्थव्यवस्था का पूंजीवादीकरण किया। और पूंजीवादीकरण में क्या हुआ? विषमता बढ़ी, अमीर और अमीर हुए, गरीब और गरीब हुए। वैश्वीकरण में ढेर सारी वस्तुओं का उत्पादन करके, बेचने के लिए ढेर सारा विज्ञापन करके लोगों की महत्वाकांक्षा को बढ़ाया, सापेक्षिक वंचन को बढ़ाया, तुलनात्मक अभावबोध को बढ़ाया, रिलेटिव डिप्राइवेशन को बढ़ाया।
वैश्वीकरण का प्रभाव था, और जहां भी रिलेटिव डिप्राइवेशन होता है वहां सामुदायिक तनाव भी हो जाता है, क्योंकि जिसके पास नहीं है और जिसके पास है के प्रति वो ईर्ष्या का भाव रखने लगते हैं, द्वेष का भाव रखने लगते हैं, घृणा का भाव रखने लगते हैं। क्योंकि अल्पसंख्यक एक कमजोर तबका था, वैश्वीकरण का प्रभाव माइनॉरिटी क्लास पे नेगेटिव पड़ा, ये सीमांत पे थे, इनका और ज्यादा सीमांतीकरण हुआ, मार्जिनलाइजेशन हुआ, अमीर और अमीर होते चले गए। अमीर हिंदू समुदाय से थे, हिंदू समुदाय को ज्यादा लाभ मिला। बड़ा क्लियर है बच्चा, इसने इनमें तुलनात्मक अभावबोध को जन्म दिया। वैश्वीकरण ने पहचान के संकट को उत्पन्न किया, लोगों में अपने एथनिक सेंटर की तरफ केंद्रित होने के लिए प्रेरित किया। वैश्वीकरण ने निर्जातीयता को बढ़ाया, वैश्वीकरण ने धार्मिक निर्जातीयता को बढ़ाया। परिणामतः क्या हुआ? धर्म का फिर से प्रचलन में आगमन हुआ, धार्मिक पुनः प्रवर्तनवाद, धार्मिक कट्टरतावाद में वृद्धि हुई, और धर्म फिर से प्रचलन में आ गया। धर्म के प्रति लोग कट्टर होने लगे, धर्म का बाजारीकरण शुरू हो गया, बाजार की शक्तियों ने भी धर्म को बेचना शुरू किया, धर्म का राजनीतिकरण शुरू हो गया। राजनीतिक हितधारकों ने भी धर्म के आधार पर राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने का प्रयास शुरू कर दिया, और इन सभी घटनाओं ने भी भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। तो कितना स्मार्टली बच्चा ग्लोबलाइजेशन से कम्युनिज्म के डेवलपमेंट को जोड़ते हो। इट्स योर ड्यूटी। हमारा तो काम है पढ़ाना, मैं मैक्सिमम पढ़ाने का प्रयास करता हूं और पढ़ा सकता हूं। हमारे ऊपर भी एक कैप लगा हुआ है, इतने समय में खत्म करना। एक कैप तुम्हारी तरफ से भी लगा हुआ, बच्चों की तरफ से भी लगा हुआ। आज के बच्चे भी चाहते हैं जल्दी सिलेबस खत्म, बेचारा संस्थान क्या करे। अभी तक थैंक्स टू केजीएस, आपका संस्थान, कि हमको अभी तक बहुत बड़ा कैप नहीं लगाया है, इसलिए मैं खोल के पढ़ा रहा हूं। फिर भी एक कैप तो है, एक कैप है कि एक सीमा में खत्म करना है, 35-40 क्लास में हमें खत्म करना है। बट बड़ा क्लियर आपको हो रहा होगा कि जितना ज्यादा हम पढ़ रहे हैं, जितना ज्यादा हम एनालिसिस कर रहे हैं, जितना ज्यादा प्रश्नों पे हम टाइम देंगे, हमारा नॉलेज लेवल और बढ़ेगा, क्वेश्चन के आंसर देने की हमारी क्षमता विकसित होगी। संभावित प्रश्न को छोड़ देंगे, 150-200 संभावित प्रश्न कर लेते हैं पूरी इंडियन सोसाइटी तक आते आते, स्किप कर देंगे तो 10 क्लास हमारा बच जाएगा, तो आपका 10 क्लास कम हो जाएगा। आप जिस दिन कहो कि भाई सर संभावित प्रश्नों पे चर्चा मत कीजिए, मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आप में से कोई नहीं कहेगा कि चर्चा मत कीजिए। सब चाहते हैं कि चर्चा हो। रियल में इसका फायदा है, कंसेप्चुअल क्लियरिटी आती है। लास्ट में जब सिलेबस का प्रेशर होता है तो हमें थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ता है, इसलिए हमने एक मध्य मार्ग अपनाया, पीडीएफ का जो कंसेप्ट है। ओके, तो भारत में सांप्रदायिकता के उद्भव और विकास हेतु वैश्वीकरण की भूमिका पर चर्चा कीजिए। कर सकते हैं हम लोग आराम से, वैश्वीकरण के कई डायमेंशन हैं और हर डायमेंशन को कम्युनिज्म के डेवलपमेंट से जोड़ सकते हैं। और एक पूछा गया प्रश्न जेएनयू वाला मैं लेकर आपके सामने आया हूं, मैं क्वेश्चन जरूर आपको लिखवा दूंगा, आप लिख लीजिएगा। कंसेप्ट पे प्रश्न है। यद्यपि सांप्रदायिकता धर्म से गहरे रूप से जुड़ी प्रतीत होती है, लग रहा है ना सांप्रदायिकता का धर्म से जुड़ाव ज्यादा है। यद्यपि सांप्रदायिकता धर्म से गहरे रूप से जुड़ी प्रतीत होती है, परंतु सांप्रदायिकता का मूल सारोकार राजनीति से है, धर्म से नहीं। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। चर्चा कीजिए। इसको कहते हैं माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन।
लड़खड़ा जाए आदमी, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि धर्म का, सांप्रदायिकता का संबंध धर्म से, मूल संबंध, मुख्य संबंध धर्म से नहीं राजनीति से है। सांप्रदायिकता धर्म का मुख्यतः परिणाम नहीं है, बल्कि मुख्यतः राजनीति का परिणाम है। क्वेश्चन है बच्चा, यद्यपि सांप्रदायिकता धर्म से गहरे रूप से जुड़ी प्रतीत होती है, परंतु सांप्रदायिकता का मूल सारोकार धर्म से है, लेकिन मूल सारोकार राजनीति से है, धर्म से नहीं। चर्चा कीजिए। सारोकार धर्म से तो है ही यार, लेकिन मूल सारोकार राजनीति से है, धर्म से नहीं। चर्चा कीजिए। ऐसा नहीं कहेंगे कि धर्म से इसका सारोकार नहीं है। अब मूल वाले शब्द पर अगर हम थोड़ा सा बिखर जाए ना, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, फिर हम समझ नहीं बना पाएंगे। सारोकार धर्म से है, लेकिन मूल सारोकार राजनीति से, इसलिए इसको एक आधुनिक घटना माना। जहां सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीतिक दल इस तरह की चीजों को भड़काते हैं ताकि वोट को मोबिलाइज कर सके। समाज में सांप्रदायिकता फैलेगी तो किसी विशेष धर्म के लोगों के वोट को अपने फेवर में मोबिलाइज कर सकती है पॉलिटिकल पार्टी। भारत में अंग्रेजों ने भी यही किया। 1907 में अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति के तहत उनका भी जो इंटरेस्ट था वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट ही था। आजादी के बाद भी इस तरह की घटनाएं घटित होती रही। तो लगभग एक धार्मिकता से भी प्रश्न मैं बना सकता था, लेकिन प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है, इसलिए मैं बनाना उचित नहीं समझा। तो कुछ प्रश्नों को मैं यूपीएससी वाले प्रश्नों के साथ ही डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा संभावित प्रश्न। अब एक हेडिंग डाल दीजिए, यूपीएससी द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। यहां पर पीडीएफ दे दीजिएगा बच्चा, क्योंकि पीडीएफ मैंने एक जगह दे दिया है आप लोगों को। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है, बट दिमाग में समझना जरूरी है। ठीक है, यूपीएससी द्वारा विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। हम पहले शुरू से चलते, लेटेस्ट से नहीं। और बच्चा थोड़ा आगे निकल जाते हैं हम, लिखना नहीं है, मैं बस केवल आपको दिखा देता हूं। 2017 में यूपीएससी ने पहली बार सांप्रदायिकता पे प्रश्न पूछा। बाकी 2013-14 में हम लोगों ने देखा था, 14 में धर्मनिरपेक्षता पे प्रश्न था। पर सेकुलरिज्म और कम्युनिज्म में से किसी न किसी से प्रत्येक वर्ष प्रश्न है। कम्युनिज्म या सेकुलरिज्म में से किसी न किसी के साथ प्रत्येक प्रश्न है। अभी सांप्रदायिकता से, कई बार तो सांप्रदायिकता से और धर्मनिरपेक्षता दोनों से प्रश्न है। तो मान के चलिए अगर 5 या 6 प्रश्न इस सेक्शन से पूछ रहा है बच्चा, या 7 प्रश्न, एक प्रश्न इस दोनों टॉपिक में से किसी एक से होगा। इसलिए एक अच्छी तैयारी की रणनीति यही कहती है कि दोनों टॉपिक पे माइंड ब्लोइंग तैयारी हो हमारी। मतलब अगर प्रश्न पूछ देना तो आंसर ऐसा लिखे कि एग्जामिनर के मस्तिष्क पर एक पूरा छाप छोड़ जाए। बाकी प्रश्न के उत्तर में भी वो हमारे को अच्छा समझने लगे। नहीं, अच्छा जीनियस बच्चा। ये आंसर राइटिंग स्ट्रेटेजी एग्जामिनर के परसेप्शन को कैसे अपने फेवर में ले आते, ये एक अच्छा उत्तर लिखने वाला छात्र जानता है। कि कुछ ऐसी चीजें डालो कि एग्जामिनर सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये लड़का अच्छा, इसकी कॉपी को अलग रख देनी चाहिए, अलग से इसकी कॉपी देखी जानी चाहिए। जीनियस है, आईएएस बनने लायक है। चलिए 2017 के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आपके सामने है स्क्रीन पर। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में, देखिए हमने इतने डायमेंशन पे चर्चा किया, बट यूपीएससी का हर सवाल डीएम की तरह होता है। डीएम समझते हो? इस तरह से आपके जिले का सबसे बड़ा बॉस डीएम होता है और एसपी होता है। उस तरह से यूपीएससी का प्रत्येक सवाल डीएम की तरह होता है, आईएएस की तरह होता है। एक आध आईपीएस और आईआरएस की तरह भी होते हैं। कुछ प्रश्न एलाइड सर्विसेज की तरह भी होते हैं। मेरे भाव को समझना, ठीक है। तो यूपीएससी के प्रत्येक प्रश्न बच्चा गंभीर होता है।
देखिए आपके सामने है। आप लोगों को हर सेक्शन का प्रश्न देखना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चा प्रश्न नहीं देखोगे ना, तब तक आपका सिलेबस पूरा होगा, खत्म होगा, आपका सिलेबस तैयार नहीं होगा। सिलेबस बताता है कि क्या पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताता है कि उस टॉपिक को कैसे पढ़ना है। एक अच्छा छात्र जो होगा वो अपने पास पूरे 13 से लेकर अभी तक के प्रश्नों को रखेगा, बाकी पीछे के भी प्रश्नों को रखेगा, वो देखेगा समझेगा। तभी पंचायती राज 13 के पहले भी सिलेबस में था, पॉलिटी में तो पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ये सब बहुत पहले से चले आ रहे हैं। पंचायती राज एक टॉपिक है, फंडामेंटल राइट्स एक टॉपिक है, इस पर किस तरह के प्रश्न अब तक पूछे गए, तब पता चलेगा कि इस टॉपिक को हमें कैसे पढ़ना चाहिए। स्वतंत्र भारत में धार्मिकता किस प्रकार सांप्रदायिकता में रूपांतरित हो गई? डायनेमिक क्वेश्चन, सीधे नहीं कह रहा है, ये सांप्रदायिकता के कंसेप्ट अर्थ से प्रश्न है। ये नहीं कहा है कि सांप्रदायिकता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। अरे भाई, ये तो बच्चा टाइप का क्वेश्चन है, ये तो पीसीएस टाइप क्वेश्चन है, एसएससी टाइप क्वेश्चन है। सांप्रदायिकता की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, सांप्रदायिकता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। नो, अर्थ को ही, अर्थ के बारे में ये आपकी समझ को स्पष्ट करवाना चाहता है कि आप सांप्रदायिकता के अर्थ के बारे में आपकी क्या समझ है। व्हाट डू यू नो अबाउट कम्युनलिज्म, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट कम्युनलिज्म, व्हाट डू यू नो नहीं, अंडरस्टैंड अबाउट कम्युनलिज्म। स्वतंत्र भारत में धार्मिकता किस प्रकार सांप्रदायिकता में रूपांतरित हो गई, इसका एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए धार्मिकता एवं सांप्रदायिकता के मध्य विभेदन कीजिए। यहां से प्रश्न एक अलग है कि धार्मिकता और सांप्रदायिकता के मध्य विभेदन कीजिए, अंतर कीजिए। हालांकि 20, 25, 30 शब्द ही लिखना है सबके बारे में, 600 शब्द में तो लिखना नहीं है, 250 शब्द में लिखना है। सांप्रदायिकता और धार्मिकता के मध्य अंतर, कंसेप्ट क्लियर है आपका? धार्मिकता क्या है और सांप्रदायिकता क्या है, क्लियर है? और उसके पहले वाला बड़ा क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत में धार्मिकता किस प्रकार सांप्रदायिकता में रूपांतरित हो गई। उदाहरण के साथ बताइए, कैसे आजादी के बाद जो धार्मिकता थी वो कम्युनिज्म के रूप में कन्वर्ट हो गई। हम सब अपने अपने धार्मिक मान्यताओं के साथ लगाव रखते थे, पालन करते थे। आजादी के बाद इसका इतना राजनीतिकरण हुआ, आ गया ना मामला, कि हम दूसरे धर्म वालों के प्रति घृणा और द्वेष का भाव रखने लगे। हम निगेटिव हो गए, हम निगेटिव हो गए। स्वतंत्र भारत में धार्मिकता किस प्रकार सांप्रदायिकता में परिवर्तित हो गई, रूपांतरित हो गई। अब इस प्रश्न का आंसर देते समय बच्चा हम उलट देंगे। बेहतर प्रेजेंटेशन का तरीका यही होगा कि सांप्रदायिकता क्या है, धार्मिकता क्या है और दोनों में अंतर क्या है, हम लास्ट वाले पार्ट को शुरू में देंगे और यहीं से हमारा इंट्रोडक्शन होगा। सांप्रदायिकता का अर्थ, धार्मिकता का अर्थ और सांप्रदायिकता और धार्मिकता में अंतर, और तब फिर हम पहला चेंज करके ये दिखाएंगे कि आजादी के पहले थोड़ा सा क्या कहानी थी और फिर कैसे आजादी के बाद धार्मिकता जो है वो सांप्रदायिकता में परिवर्तित होती, रूपांतरित होती चली गई और आज सांप्रदायिकता एक बेहद समस्या के रूप में उभर कर सामने। क्लियर है? तो प्रश्न गंभीर है, गैरू गैरू प्रश्न बच्चा नहीं है, बड़ा क्लियर है। चलिए, 17 के बाद 18 में भी प्रश्न पूछा गया और मेरे ख्याल से सेकुलरिज्म से भी 18 में प्रश्न। 18, अब 18 वाला प्रश्न देखो। डायमेंशन तो मैंने खींच दिया, लेकिन हर डायमेंशन के हर पॉइंट पर फोकस्ड होकर प्रश्न है। आप पॉइंट पर सीधे सीधे नहीं, आपकी समझ को एग्जामिन कर रहा। आपके सामने क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता
या तो शक्ति संघर्ष के कारण उभर कर आती है या आपेक्षिक वंचन के कारण उभरती है। उपयुक्त उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए तर्क दीजिए। यूपीएससी 2018। कम्युनलिज्म arises either due to power struggle or relative deprivation, argue by giving suitable illustration. कम्युनिज्म मुख्यतः आधुनिक घटना है, भारत में मुख्यतः राजनीति के परिणाम के रूप में उभर कर सामने आई है। हम लोग जानते भी हैं कि इसका संबंध राजनीति से अधिक रहा है। ये राजनीति का ही परिणाम है। और राजनीति में क्या है? राजनीति है क्या? राजनीति एक प्रकार का पावर स्ट्रगल है। राजनीति एक प्रकार का पावर स्ट्रगल है। राजनीति एक प्रकार का शक्ति पाने का संघर्ष है, जहां कई राजनीतिक दल राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं। और डेमोक्रेसी में कि इस राजनीतिक शक्ति संघर्ष में शक्ति को प्राप्त करने में मत, वोट इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए सांप्रदायिकता का प्रयोग करके इन दलों के द्वारा वोट को अपने फेवर में मोबिलाइज करने का प्रयास किया जाता है, या यू कैन से कि वोट को अपने फेवर में मोबिलाइज करने के लिए सांप्रदायिकता को जन्म दिया जाता है। इस तरीके से हम दिखाएंगे कि कैसे पावर स्ट्रगल से इंडिया में कम्युनिज्म का उभार। ठीक है, इंडिया का उदाहरण देंगे। प्रश्न देखो, कंसेप्ट है, प्रश्न कंसेप्ट है कि सांप्रदायिकता या तो शक्ति संघर्ष से के कारण उभर कर आती है, यानी इन जनरल कंसेप्ट है, या रिलेटिव डिप्राइवेशन के कारण उभर कर सामने आती है। उपयुक्त उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए तर्क दीजिए। इंडिया का एग्जाम्पल हम देते जाएंगे और इस कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो पहला है कि पावर स्ट्रगल, पावर कॉन्फ्लिक्ट, और दूसरा है रिलेटिव डिप्राइवेशन। जब समाज में विषमता बढ़ती है, जब समाज का एक तबका आगे एक तबका पीछे हो जाता है, तुलनात्मक अभाव बोध होने लगता है। तुलनात्मक अभाव बोध करवाने का काम राजनीतिक दल करते हैं, सांप्रदायिक शक्तियां करती है। इसके माध्यम से वो अपने हितों को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। ये बात अलग है कि उनका अपना इंटरेस्ट उनके लिए इंपॉर्टेंट है, बट अगर रिलेटिव डिप्राइवेशन होगा नहीं, विषमता होगी नहीं, तो फिर काहे का सांप्रदायिकता, काहे का ईर्ष्या द्वेष। एक लड़की खूबसूरत है और एक कम खूबसूरत है, कम खूबसूरत वाले में खूबसूरत के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव हो सकता है, या एक के पास ज्यादा है एक के पास कम है तो कम वाले में ज्यादा के प्रति ईर्ष्या द्वेष का भाव हो सकता है। ईर्ष्या या द्वेष किस प्रकार की फीलिंग है भाई, बोलो। नहीं मिलता है तभी ईर्ष्या द्वेष होता है। हमारे पास कम है उसके पास ज्यादा है तभी ईर्ष्या द्वेष होता है। अब अगर हम पूरी तरह से परिपूर्ण रहे तो हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष क्यों आएगा यार? या फिर हमें किसी से नुकसान उठता है तब हमें उससे ईर्ष्या द्वेष हो जाता है। उसके पास नहीं है और वो पाने के लिए हमको नुकसान उठाया, हमारे विरोध में गया, तब हमारे में उनके प्रति नकारात्मक भाव आ सकता है। 1991 के बाद कैसे अर्थव्यवस्था का पूंजीवादीकरण, विषमता में वृद्धि, रिलेटिव डिप्राइवेशन में वृद्धि ने सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है, इसको उदाहरण के रूप में देते हुए हम इस बात को एस्टैब्लिश करने का प्रयास करेंगे कि भाइयों बहनों, सांप्रदायिकता जो है वो शक्ति संघर्ष, या तो शक्ति संघर्ष के कारण, पावर स्ट्रगल के कारण उभर कर सामने आती है, या रिलेटिव डिप्राइवेशन के कारण उभर कर सामने आती है। बताओ, पढ़ाने के बाद भी बच्चा आप फंस जाओगे। दिस इज यूपीएससी, सब कुछ आपके सामने। कहा जाता है कि जीएस पढ़ाइए, बच्चे को गलती से क्वेश्चन मत दिखाइए। बच्चे को क्वेश्चन दिखाने का मतलब होता है आ बैल मुझे मार। बच्चे को क्वेश्चन दिखाने का मतलब होता है बच्चा कहेगा अरे सर पढ़ा दिए, ये भी पढ़ाइए, ये भी पढ़ाइए, तो हमसे हो ही नहीं रहा है, वो बेचारा टेंशन में आ जाएगा।
ये बिजनेस नीति कहती है, व्यवसायिक नीति कहती है। बट एथिक्स क्या कहता है कि जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिस लक्ष्य को उन्हें पाना है, उस लक्ष्य के मार्ग की कठिनाइयां हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? हम टीचर हैं, हम जबरदस्ती जोर लगा के हई सा जबरदस्ती मोटिवेशन नहीं देना चाहिए, न मैं देना चाहता हूं। ठीक है कि अगर मोटिवेशन नहीं देंगे तो बच्चे डिमोटिवेट हो जाएंगे, मोटिवेशन भी जरूरी है, मोटिवेशन भी जरूरी है, तो मार्ग के अवरोधों की चर्चा भी जरूरी है, उनके बारे में भी हमें बताना चाहिए। हम अवगत नहीं कराएंगे तो आप इन अवरोधों के बारे में अवेयर कैसे होंगे? आप इन अवरोधों को दूर करने के लिए एफर्ट कैसे लगाएंगे? दिस इज यूपीएससी। चलिए 2023 का एक सवाल, क्वेश्चन देखो, संजातीय पहचान एवं सांप्रदायिकता पर उत्तर उदारवादी अर्थव्यवस्था के प्रभावों की विवेचना। इसको कहा जाता है क्वेश्चन नानी याद दिला देने वाला है। ये प्रश्न वैसे ही बच्चों के लिए बनाया जाता है जो डिजर्व करते हैं आईएएस, जो पढ़ते हैं, विषय वस्तु की समझ रखते हैं। अगर सभी को पहुंचा दिया जाए बच्चा, तो देश के बारे में निर्णय लेने वाले लोग होते, पॉलिसी मेकर लोग होते। ऐसे जगहों पर तो सिंसियर लोग ही जाने चाहिए, इसी सोच के साथ प्रश्न बनाए जाते हैं और आपको इस प्रश्न के हिसाब से अपने को तैयार करना। अभी 2 प्रश्न हमने दिखाया, दोनों ऐसे नहीं था कि चलता फिरता प्रश्न था, एसएससी लेवल का प्रश्न था। ये भी डीएम टाइप प्रश्न। संजातीय पहचान एवं सांप्रदायिकता, एथनिक आइडेंटिटी, यहां संजातीय कहो, निर्जातीय कहो। निर्जातीय समूह का मतलब होता है बच्चा कोई सांस्कृतिक समूह। ये नया टर्मिनोलॉजी है आज के डेट में, ये फैशनेबल टर्मिनोलॉजी है, आजकल हर जगह यूज किया जा रहा है। किसी सांस्कृतिक समूह को ही निर्जातीय समूह पर मैं चर्चा कर चुका हूं कई बार। कोई भाषाई समूह, कोई धार्मिक समूह, जनजातीय समूह, सांस्कृतिक समूह, किसी को हम निर्जातीय समूह कहते हैं, आजकल कहने लगे। तो आप कहोगे कि सर क्या किसी भी धार्मिक समूह को तो फिर धार्मिक क्यों ना कहें, आखिर क्यों उनको निर्जातीय कहें? एक धार्मिक समूह, एक भाषाई समूह निर्जातीय समूह तब कहलाता है जब उसमें वी फीलिंग और दे फीलिंग का भाव आ जाता है। हम हिंदू हैं और हम एक धार्मिक समूह है, लेकिन अगर हमारे अंदर हम हिंदू और बाकी लोग गैर हिंदू, ये भाव आ गया ना, तो समाज वैज्ञानिक कहते हैं कि हमें अब धार्मिक समूह ना कहकर, स्पेसिफिक तो हम धार्मिक समूह ही, निर्जातीय समूह कहना ज्यादा उपयुक्त होगा। और जो हमारे अंदर ये भावना आई है ना, हिंदू वो मुस्लिम, इसी भावना के लिए निर्जातीयता शब्द यूज किया गया। निर्जातीयता, एथनिसिटी, एथनिसिटी, ये है निर्जातीयता। और इस भावना से युक्त समूह को हम निर्जातीय समूह कहते हैं। और इस आधार पर धार्मिक निर्जातीयता, मतलब धार्मिक आधार पर हम हिंदू बाकी सब गैर हिंदू, हम मुस्लिम बाकी सब गैर मुस्लिम, इस कॉल्ड यानी निर्जातीयता एक भावना है, फीलिंग है, वी फीलिंग और दे फीलिंग, वी फीलिंग दे फीलिंग, धर्म के आधार पर इसको धार्मिक निर्जातीयता। और ये भारत में 1990 के बाद बढ़ा है, 91 के बाद बढ़ा है, दुनिया में बढ़ा है। एक वैश्वीकरण ने प्रतिस्पर्धा को बढ़ा दिया है, महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया है, तुलनात्मक अभावबोध को बढ़ा दिया है। ग्रुप सक्रिय है सब चीज पाने के लिए, ग्रुपिंग हो रही है पाने के लिए, ग्रुपिंग हो रही है पाने के लिए, अकेले नहीं पा सकते हैं। डेमोक्रेसी में ग्रुपिंग रहेगा तो सरकार को प्रेशराइज करके अपने ग्रुप के पक्ष में बहुत कुछ पा सकते हैं।
संघर्ष हो रहा है पाने के लिए। शिया और सुन्नी सांप्रदायिकता क्यों उभर कर सामने आई सीरिया में? पावर स्ट्रगल, यस और नो, पावर स्ट्रगल। शिया और सुन्नी के बीच पावर स्ट्रगल बच्चा। धार्मिक निर्जातीयता, भाषाई निर्जातीयता, हम गारो, तुम लोग खासी, गैर जनजातीय निर्जातीयता। क्लियर है? जनजातीय आधार पर वी फीलिंग दे फीलिंग, जनजातीय निर्जातीयता। ट्राइबल एथनिसिटी, धर्म के आधार पर वी फीलिंग दे फीलिंग। रिलीजियस एथनिसिटी, भाषा के आधार पर वी फीलिंग दे फीलिंग। हम मराठी, बाकी सब गैर मराठी। मराठी आती है, मराठी में बोलेंगे हम, इसको भाषाई निर्जातीयता। समझ में आ रहा मेरी बात? ये है बच्चा निर्जातीयता। और निर्जातीयता की भावना से युक्त किसी समूह को हम निर्जाति समूह कहते हैं, निर्जाति समूह कहते हैं, निर्जाति समूह कहते हैं, एथनिक ग्रुप कहते हैं, एथनिक ग्रुप कहते हैं। निर्जातीयता की भावना से युक्त किसी धार्मिक समूह को हम निर्जाति समूह कहेंगे, जनजातीय समूह को निर्जाति समूह कहेंगे। ये है निर्जातीयता, निर्जाति समूह, निर्जातीय पहचान, एथनिक आइडेंटिटी। वी फीलिंग और दे फीलिंग के साथ यदि हम अपनी पहचान को स्थापित करते हैं, हम हिंदू, बाकी तुम लोग गैर हिंदू, और हिंदू के रूप में जो हम अपनी आइडेंटिटी एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ये फीलिंग जो है वो निर्जातीयता है। और ये जो पहचान जो है ये निर्जातीय पहचान है। यहां पर हम हिंदू केवल हिंदू नहीं है, हमने अपने को हिंदू के रूप में आइडेंटिफाई किया, कंपैरिजन करके, तुलना करके। किसके साथ? मुस्लिमों के साथ, अन्य धर्मावलंबियों के साथ। तुम सब गैर हिंदू, आई एम हिंदू, आई एम हिंदू, आई एम हिंदू। इट्स कॉल्ड एथनिक आइडेंटिटी। ओके, कई बार मैंने बताया है आप लोगों को कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने, वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने क्या किया? पश्चिमीकरण तेजी से किया। 70 के दशक के बाद से ही शुरू हो गई। इंडिया में 1991 के बाद शुरू हुई। सब पश्चिमीकृत हो गए, धोती कुर्ता पहन करके चोल खोल के बारमूला पहन ली, उसी तो पसीतो खाने लगे। और अचानक आईना के सामने गए तो उन्हें याद आया हम हैं कौन। यही है पहचान का संकट। अगर कोई हिंदू गया आईना के सामने, पहचान का संकट, क्योंकि हिंदू धर्म की सारी मान्यताओं को छोड़ छाड़ करके वो तो बिल्कुल मॉडर्नाइज हो गया। पहचान का संकट। और फिर इस पहचान के संकट का समाधान उसने क्या निकाला? कई बार मैं बोल चुका हूं। वो फिर से अपनी पहचान को स्थापित करने में लग गया और फिर से अपनी परंपरागत मान्यताओं को अपनाने लगा, मान्यताओं को अपनाने लगा, क्योंकि परंपरा में हर मान्यता धर्म से जुड़ी हुई थी। धार्मिक निर्जातीयता में वृद्धि हुई। उसने धार्मिक आधार पर अपने को पहचान स्थापित करने का प्रयास किया। और जो ये धार्मिक निर्जातीयता और धार्मिक पहचान आया ना, हम हिंदू तो हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम हिंदू वो मुस्लिम, हम हिंदू वो मुस्लिम, जो धार्मिक आधार पर निर्जातीय पहचान हम लोगों ने स्टैब्लिश किया, इसने सांप्रदायिकता को जन्म दिया। इसने हिंदू मुस्लिम में ईर्ष्या द्वेष की भावना को जन्म दिया। धार्मिक निर्जातीयता कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता के उद्भव के लिए एक फैक्टर रहा है। कई फैक्टर रहे, एक फैक्टर रहा है। हाल के वर्षों में जो धार्मिक निर्जातीयता में वृद्धि हुई, जो धार्मिक निर्जातीय पहचान लोगों ने स्टैब्लिश करना शुरू किया, वो भारत में सांप्रदायिकता के उद्भव और विकास का एक प्रमुख कारण है, एक प्रमुख कारण। और धार्मिक आधार पर हमने निर्जातीय पहचान को स्थापित करने का प्रयास क्यों किया? वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप। और यह वैश्वीकरण नव उदारवादी अर्थव्यवस्था, यू कैन से नव उदारवादी अर्थव्यवस्था, उत्तर उदारवादी अर्थव्यवस्था, पोस्ट लिबरल इकोनॉमी, पोस्ट लिबरल इकोनॉमी।
क्लियर है? क्लियर है? इसी को हम वैश्वीकरण को या आर्थिक सुधार, जो नई वाली अर्थव्यवस्था आई ना बच्चा, इसमें ढेर सारी कंपनियां, वैश्विक स्तर पर व्यापार, वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा, विज्ञापन का महत्व, प्रचार का महत्व, महत्वाकांक्षा को बढ़ाने, उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास, महत्वाकांक्षा को बढ़ाने पर बल, ये मार्केट फोर्सेस ने किया। ये एक नए प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम का रिजल्ट था, आया नहीं था। और ये नया प्रकार का इकोनॉमिक सिस्टम इज कॉल्ड पोस्ट लिबरल इकोनॉमी। तो किस तरीके से पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ने, ग्लोबलाइजेशन ने, न्यू लिबरलिज्म ने, जो भी कहो, पहचान के संकट को जन्म दिया, रिलीजियस एथनिसिटी और रिलीजियस एथनिक आइडेंटिटी को बढ़ावा दिया, और सांप्रदायिकता के उद्भव और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी बात को दिखाना है। अब बताओ कि मैंने इतना समझाया, इतना बताया, बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूं कि हर टॉपिक को अगर नहीं डेप्थ में आदमी जाएगा तो हमारे पढ़ाने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। बच्चा, प्रश्न देख के आप रोने लगोगे। और प्रश्नों पे चर्चा भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि हर चीज, मैक्सिमम चीजें क्लियर रहे आपकी। जनजातीय पहचान एवं सांप्रदायिकता पर उत्तर उदारवादी अर्थव्यवस्था के प्रभावों की विवेचना कीजिए। डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ पोस्ट लिबरल इकोनॉमी ऑन एथिक्स, आइडेंटिटी एंड कॉम्युनलिज्म। आंसर इन 250 मिनट्स। तो ये है बच्चा आपका टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, जो आपके सिलेबस पे नहीं, एक्स्ट्रा मेरी तरफ से आपके लिए, पर जरूरी है। तो पीडीएफ स्टाइल में रहेगा, पर फर्क नहीं पड़ता है, हम पढ़ाते हैं। वो पीडीएफ मैंने आपको भेज दिया है। मैं चाहूंगा अगर आप मेरे साथ चलना चाहते हो तो उस पीडीएफ की फोटोकॉपी ले लेना, सामने रख लेना, ठीक है। बाद में चाहो तो कॉपी पे उतार लेना, या आज ही रात में अपने नोट्स में उसको लिख लेना। बहुत ज्यादा नहीं है बच्चा। आज बैठोगे 2 घंटा, तो जितना पीडीएफ अभी तक मैंने भेजा है ना, धर्म से जुड़े हुए पीडीएफ को, तो आप 1-1.5 घंटे में कॉपी कर लोगे। नोट्स बन गया आपका। अपने सामने उसी कॉपी को रखोगे जो अभी वाले रखे हो, इसी कॉपी में वो आपका नोट्स बन जाएगा। मैं पढ़ाता जाऊंगा, आप मार्क करते जाओगे, और कुछ भी आपको अगर समझ में आता जाए उस पर नोट डाउन करते रहना। हमेशा जो नोट्स बनाओ, जो मैं क्लास नोट्स बनवाता हूं, लिखवाता हूं आपको बच्चा, वो कॉपी में दोनों तरफ जगह छोड़ के, जैसे एग्जामिनेशन हॉल में कॉपी आपकी मिलती है ना, दोनों तरफ हाशिया छोड़ा होता है, दोनों तरफ हाशिया छोड़े। इससे 2 फायदे होंगे। अभी से ही उस तरह के फ्रेम में आपको लिखने की आदत बन जाएगी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की जो अगल बगल जगह है ना, वो कुछ नई नई चीजें, करंट की चीजें, या कुछ मैं क्लास में कुछ ऐसी चीजें बोल रहा हूं जो लग रहा हो कि आपको कि नोट डाउन करना चाहिए, आप बगल में नोट डाउन करते चलो। बीच में कभी अखबार पढ़ने लगे, उसमें कुछ ऐसी चीजें मिली जिसको कि लगता है कि इस टॉपिक के साथ हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं, नोट डाउन करते जाएंगे। 1-2 सालों में बच्चा वो नोट्स जो होगा ना, वो समृद्ध होता चला जाएगा, और वही आपके लिए आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। ओके, सो थैंक यू। आज के क्लास के लिए नया टॉपिक आज शुरू नहीं करूंगा, आधा अधूरा रह जाएगा। हालांकि 5-7 मिनट अभी टाइम है हमारे पास, बट आज इस क्लास को मैं यहीं पर बंद करता हूं बच्चा। ओके, सो थैंक यू। आप लोग मेरे बात को मान रहे हो, पता नहीं, मुझे नहीं मालूम आप मान रहे हो या नहीं मान रहे हो, बट मेरा काम है कहना। कई बच्चे ज़्यादा पढ़ने पढ़ाने से नाराज भी हो जाते हैं, उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि बच्चा, उसके सिवा कोई उपाय नहीं है। हमारे क्लास में काफ़ी सिंसियर बच्चे भी कुछ होंगे जो एमए वगैरह करके आए होंगे, उनकी नाराज़गी हो जाती है कि सर जल्दी जल्दी कराइए, हम लोग तो ये सब जानते हैं। तो उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि बच्चा, आप ही के साथ एक बहुत बड़ा क्राउड बैठा है जो अभी बिल्कुल बिगिनर है, नया है, तो और जल्दी जल्दी करेंगे तो उनके लिए फिर कोचिंग पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो उनके लिए आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिए मेरे साथ। 2-4 दिन अगर ज़्यादा रह लेंगे तो आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। मान के चलिए कि जो आप जानते हैं
मेरे साथ रिवीजन हो रहा है, क्योंकि वो भी जानते हैं वो चीज आप पढ़ते, तो मैं अगर क्लास में बोल रहा हूं तो मेरे साथ आपका रिवीजन हो रहा है। तो बाकी जो बिगिनर्स है उन बच्चों के प्रति न्याय के लिए, जस्टिस के लिए आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिए, ठीक है? क्योंकि एक ऐसे डाइवर्सिटी वाले क्लास में जो यहाँ हमारे बच्चे अभी ग्रेजुएशन भी नहीं किए हैं, वो भी बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे बहुत सारे बच्चे जो अभी एकदम बच्चे हैं, वो भी हैं। बहुत सारे बच्चे हमारे ग्रेजुएट हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे पीजी कर चुके हैं, वो भी बच्चे क्लास कर रहे हैं। तो बहुत डाइवर्सिटी है, सबको एक साथ एक लेवल में लेके चलना बड़ा कठिन होता है। एक टीचर की समस्या मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना होता है। या तो मैं एकदम ऊपर ऊपर की बातों को पढ़ा दूं, तो जो मास है, जो हमारे बच्चे हैं, जो नए हैं, बिगनर्स हैं, हम उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, जो उचित नहीं है। और एकदम बिगिनर्स को ही लेके चलूं तो फिर जो बच्चा पढ़ने आया है, जिसको यूपीएससी की पढ़ाई पढ़नी है, उनके साथ कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। तो मैं एक बैलेंस बना के चलता हूं, दोनों को कवर करूं, और इसमें थोड़ा सा समय मुझे आपसे लेना होता है। मैं थोड़ा समय आपसे ज्यादा अपेक्षा करता हूं, बस यही है। और उस समय की अपेक्षा में 2 4 5 10 दिन का ही ज्यादा समय होता है, और 2 4 5 10 दिन जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा खर्चा होगा, तो मैं उनको भी निवेदन नहीं करूंगा। ओके, सो थैंक यू फॉर क्लास। कल हम लोग इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है बच्चा? कल हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।